जहां लास्ट लाइन हम लोग लिखे हुए थे, सो कैपिटल के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, उसी के आगे से एक हिस्सा तो उसका प्रूफ हो गया। अब हमको ये दिखाना है, ये जिस के को हमने माना है यही के हमारा सब ग्रुप जनरेटेड बाई एस होगा, इसी बात को दिखाना है, शुरुआत करना है इसी से। लिखना सिंस सिंस कैपिटल एस इज द सबसेट ऑफ के, ये बात तो तय है कि कैपिटल एस किस में कंटेन्ड है, के में। और हम जानते हैं कि अगर के सब ग्रुप है और वो सब ग्रुप एस को कंटेन करता है तो वो एस को अपने पास रखने वाले स्मॉलेस्ट सब ग्रुप को भी कंटेन करेगा ही करेगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एस इज कन्फर्मली सबसेट ऑफ कैपिटल के। इसे नाम दे देना इक्वेशन नंबर, कितना माने थे अब तक, कोई माने हैं दो, तो इसे 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 3। एक तो ये दिखा दिया हम लोगों ने कि कैपिटल एस इज द सबसेट ऑफ के, दूसरा हमको ये दिखाना है नाउ के इज द सबसेट ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस। इसमें लिखना लेट एल बी एनी सब ग्रुप, लेट कैपिटल एल बी एनी सब ग्रुप, लेट कैपिटल एल बी एनी सब ग्रुप of capital G which contains capital S, which contains capital S। हम ये मानते हैं, माना L कोई सब ग्रुप है कैपिटल G का, माना L कोई सब ग्रुप है कैपिटल G का जो अपने अंदर में L को जगह देता है, सॉरी कैपिटल S को जगह देता है। अगर ऐसी बात है तो हम लिख सकते हैं देन K is the subset of L, कैसे, by closure property, by closure property। ये बताओ इस बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, नहीं सहमत हो बताएं। कैपिटल के को बोलो, कैपिटल के मैंने बनाया किससे है, कैपिटल के इज इक्वल टू एस S1 टू द पावर N1, फिर इंटू S2 टू द पावर N2, सो ऑन S। कैपिटल के में जो सेट आया है वो इंटू 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 चलते हुए आए हैं, तुम लोग कॉमा लगा के तो नहीं लिखे हो, हाँ प्रोडक्ट में लिखे गए हैं, S1 की पावर N1 इंटू S2 की पावर N2, सो ऑन लास्ट वाला SM टू द पावर NM। और जहां पर सच दैट M आपका कौन है, इंटीजर यानी नेचुरल नंबर है, और इसके बाद फिर आपका NM आपका कौन है, NM आपका कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। खैर छोड़ो, ये शायद नहीं लिखे होंगे, हम लोग लिखे होंगे SI बिलोंग टू द कैपिटल S, यही लिखा है कि नहीं, हाँ हाँ वो इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक। अब गौर करना, हम लोग क्या लिख रहे हैं, लेट कैपिटल एल बी एनी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी विच कंटेन एस। माना कैपिटल एल कोई सब ग्रुप है जी का जो अपने अंदर में कैपिटल एस को रखता है। अच्छा कैपिटल एस अपने अंदर में किसको रखता है उसको भी देख लेते हैं। कैपिटल एस अपने अंदर में S1 को, S2 को, S3 को, सो ऑन, इन लोगों को रखता है कि नहीं रखता है। तो सोचो अगर S इज द सबसेट ऑफ L हुआ तो एक बात तो तय है कि S1 भी किसमें होगा, कैपिटल एल में एज एन एलिमेंट होगा, मानते हैं इस बात। और अगर S1 बिलोंग टू कैपिटल एल एज एन एलिमेंट होगा तो S1 की कोई भी इंटीग्रल पावर किसमें बिलोंग करेगी, एलिमेंट, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, मानते हो, ठीक। अच्छा इसी तरीके से अगर S2 बिलोंग टू L है, क्योंकि S इज द सबसेट ऑफ कितना हो रहा है L का, तो इसका मतलब है S2 की कोई भी इंटीग्रल पावर किसमें होगी, L में होगी। इस तरीके से चलते चलते क्या हम ये नहीं कह सकते लास्ट में मान लो लास्ट में SM है तो SM की इंटीग्रल पावर NM भी इसमें होगा, कैपिटल एल में होगा। लेकिन कैपिटल एल को आपने क्या कहा है, सब ग्रुप, तो इनका प्रोडक्ट भी कैपिटल एल में होगा कि नहीं, लेकिन इन्हीं के प्रोडक्ट से तो कौन बना है, कैपिटल के बना है। तो इसका मतलब के सारे मेंबर कैपिटल एल में आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे। तो यानी अगर आप सोचो, यहां से हम लोग एक बात कह पा रहे हैं कि अगर आप कैपिटल जी का कोई भी एक सब ग्रुप एल उठाते हो, कोई भी सब ग्रुप एल जो अपने अंदर में कैपिटल एस को जगह दे रहा है तो कंफर्म है अपने अंदर में के को जगह दे देगा। मैंने एल को पर्टिकुलराइज नहीं किया है, जनरलाइजेशन में बोला है एल बी एनी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी विच कंटेन कैपिटल एस, देन कंफर्मली इट मस्ट कंटेन कैपिटल के आल्सो।
यही बात तो हुई। और इसका मतलब ये हुआ, अब सोचो यहां से अगर हम कहें तो मेरे पास एक सब ग्रुप है, अ सब ग्रुप जनरेटेड बाई एस, ये सब ग्रुप है जो अपने पास एस को रखता है। जब आप कह रहे हो अगर एल कोई भी सब ग्रुप है जो अपने पास एस को रखेगा तो अपने पास के को भी रखेगा, तो इसका मतलब है ये सब ग्रुप भी अपने पास किसको रखेगा, के को, यानी के इज द सबसेट ऑफ दिस। अब सोचो पहले इक्वेशन में आपने कहा दिस सब ग्रुप इज द सबसेट ऑफ के, या आप कह रहे हो के इज द सबसेट ऑफ दिस सब ग्रुप, यानी दोनों अलग अलग नहीं, दोनों यही आपको साबित करना था। हो गया प्रूफ। चलो लिखना K be the subset of L by the closure property. Then by part A जो आपका फर्स्ट पार्ट है उससे हम कह रहे हैं H is a subgroup generated by S contains कैपिटल के, इसलिए H जो कि वो सब ग्रुप है जो S के द्वारा जनरेट किया जाता है वो अपने अंदर में कैपिटल के को रखेगा ही रखेगा, और अगर वो अपने अंदर में के को रखेगा तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल के इज द सबसेट ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस। इक्वेशन नंबर 3 था, तो ये हो गया 4 फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस इज इक्वल टू कैपिटल के, और कैपिटल के का स्ट्रक्चर लिखा ही गया है, काम हो गया ये। यही इतनी लाइन कल बच गई थी, और इतना हम करा देते तो भी तुम लोग भीगते हुए जाते, ना कराते तो भी भीगे। रात में ऐसा लग रहा था जैसे बस अगल बगल भगवान ना बिजली गिरा रहे हैं। हाँ, अरे बड़े तेज तेज आवाज कर रहे थे, ऐसा लगे बस घर के बाहर 2 बिजली, घर के पीछे 2 बिजली, ऐसे ही गिरा रहे हैं। हाँ, एक तो वहां पे लखनऊ में गिरी हुई है, उसमें जो अंबेडकर वाले पार्क बना है अंबेडकर पार्क, उसमें हाथी पे गिरी हुई है, हाथी टूट गया, 60 लाख का एक हाथी बेचारा टूट गया। हाँ, अब न्यूज तो ऐसी ही है, बाकी तो राम जाने सही क्या है। हाँ, तो उसी में एक हाथी पर गिरी हुई है, तो उसकी सूंड के पास थोड़ा सा छेद टाइप का बन गया है, तो वैसे ही अब बिजली एक गिरेगी तो असर तो होगा ही होगा। आ गए तुम, हम लोग बिजली गिराने की चर्चा कर रहे थे तुम ही पहुंच गए। हाँ, ए अनस, वो मिट्टी का तेल आजकल मिलना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी अरेंज करा, 2 बूंद लेफ्ट कान में, 3 बूंद राइट वाले कान में, प्राइम वाले पे इनका कान खुल जाएगा। कहाँ पे, ये बोल क्या रहा है, बात कहाँ हो रही है, बोल कहाँ रहे हो। नहीं तो हम तो कुछ नहीं किए, लखनऊ में हाथी टूट गया, हाथी जहाँ है, नहीं वो उसकी भी बात नहीं कहे हम, उसकी भी बात नहीं कहे, हाथी के ऊपर बिजली गिर पड़ी है, हाथी बेचारा पड़ा हुआ है। हाँ, मर गया। अगला प्रॉब्लम 40वां हम लिख रहे हैं, बताना जिनका आया होगा। 40, इसमें था इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप क्या लिखें, इन द ग्रुप, इन द ग्रुप जेड, मतलब इंटीजर वाले ग्रुप में बात कर रहे हैं। फाइंड, प्राप्त कीजिए, फाइंड ए, पहला आपको निकालना है द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 8 कॉमा 14, दूसरा बी, ये निकालना है द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 8 कॉमा 13, इसके बाद फिर ए बी सी द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 6 कॉमा 15, सी के बाद फिर डी, डी आपको निकालना है द सब ग्रुप जनरेटेड बाई एम कॉमा एन, और इसके बाद फिर ई द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 12, 18 एंड 45। पैटर्न सोचो, पैटर्न कितना अच्छा सेट किया है, पहले 8 और 14 से कहा, इसके बाद 8 और 13 से कहा, फिर 6 और 15 से, पहले दो दो एलिमेंट जो आपको दिए गए थे उनसे जनरेट हुआ सब ग्रुप आपको निकालना है, उसके बाद इन्होंने उसी को जनरलाइज कर दिया, मतलब आप यहां से फार्मूला बना लीजिए, और फिर क्या यही फार्मूला 3 वाले इन पर वैलिड होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी देनी है। ये आया है कि नहीं आया है, पहला वाला किससे जनरेट होगा, 2 से, क्यों,
जीसीडी ऑफ 8 एंड 14 इज इक्वल टू 2। दूसरा वाला मतलब दूसरा वाला इटसेल्फ जेड आएगा। तीसरा वाला 3 से, और ये वाला mn से। जीसीडी ऑफ mn इज इक्वल टू m इंटू एन। प्रूफ कैसे करोगे? विडंबना इसकी है, प्रूफ कैसे करोगे? अब ईमानदारी से तो प्रूफ किसने इसका लगाया हुआ है? क्योंकि अगर हम केवल इसी का प्रूफ करा दें तो बाकी तो हम एज अ फार्मूला निकालते निकल जाएंगे। हाँ, इधर इधर नहीं, डायरेक्ट लिख दिया है। अच्छा, छोड़े हुए थे। ठीक, सुनो, अपने ये डी वाला करा दें, बाकी तो हो ही जाएगा। तीसरे वाले को हम बता देंगे कैसे हो रहा है। ठीक, किसका रहेगा सेम या रहेगा डिफरेंट, वो लगाने के बाद हम लोग अभी डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो हम केवल एक डी वाला करवा रहे हैं, बाकी का हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी उसी फार्मूले पे। फिर हम लोग फार्मूला जब सीख गए तो क्या यार बच्चों वाली हरकतों से निकालना। चलें आगे, चलो। चाहे तो ना सॉल्यूशन में एक हेडिंग डाल दो, डेरिवेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, क्योंकि जैसे हम डी वाला पार्ट करेंगे ना, मेरे लिए काफी कुछ आसान हो जाएगा। तो क्या करें, उधर ही कर देते हैं ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हेडिंग चाहे डाल देना, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, अब इसमें लिखना डी, पहले डी को ही निपटा देते हैं और यही फार्मूला बन जाएगा। लिखना इसमें H इज द सब ग्रुप जनरेटेड बाई M कॉमा N। H वो सब ग्रुप है जो M से और N से जनरेट होता है। अच्छा, अब सोचो, अगर H वो सब ग्रुप है जो M से और N से जनरेट होता है, तो इसका मतलब H के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सब M और N के लीनियर कॉम्बिनेशन में नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप mx प्लस ny। इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होगा। ठीक, क्यों हम ऐसा कह पा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि m बिलोंग टू द कैपिटल H, n बिलोंग टू द कैपिटल H, दो आप कह ही रहे हो, तो इसका मतलब है m का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल किसमें होगा? H में, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, m प्लस m 2m, m प्लस m प्लस m 3m, तो m प्लस m प्लस m प्लस m x टाइम्स mx, और इसका मतलब ny भी किसमें होगा? H में होगा। और फिर क्लोजर प्रॉपर्टी से mx प्लस ny भी किसमें होगा? H में। यानी H का हर मेंबर दिखने में mx प्लस ny टाइप का होगा, जहां x और y दोनों कौन होंगे? इंटीजर। यानी सच दैट ये इस तरीके से हैं कि x, y बोथ आर इंटीजर्स z। ठीक, हम साबित करेंगे कि H कुछ और नहीं होगा, H वो सब ग्रुप होगा जो इन दोनों के जीसीडी से ही बनेगा। तो चलो हम मान लेते हैं, माना M का और N का जीसीडी D आता है। कभी भी ये मानना कि M इंटू एन का जीसी, सॉरी M कॉमा N का जीसीडी MN आएगा। किसका आएगा? LCM। हाँ, यही चीज, वो उतना ख्याल रखना है, उतना आ सकता है। लिखना लेट, लिखना या दिस इंप्लाइज दैट, लेट ना करो, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये बताओ, सोच करके जवाब देना। जब आप कहते हो mx प्लस ny टाइप के लोग ही H में आएंगे, तो मुझको पता है अगर इन दोनों नंबर m और n का जीसीडी निकाला जाए तो वो जीसीडी किन्हीं भी दो नंबर का जीसीडी उन दिए गए दोनों नंबर में किसी इंटीजर का प्रोडक्ट करके जोड़ने घटाने से प्राप्त किया जा सकता है। ये बात जानते हो कि नहीं? मतलब सेंस हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाए कि d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ m कॉमा n, तो इसका साफ मतलब है कि आपको दो इंटीजर ऐसे जरूर मिलेंगे, वी कैन राइट d एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ m एंड, हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी अब ये भी बात तय हो चुकी है, दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू
GCD of M comma N and this confirmly belong to the capital H। हाँ या ना? गड़बड़ाई? गड़बड़ाई? सही लिखा गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 2 नंबर का GCD D है तो यही वो स्मॉलेस्ट संख्या है जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस की जा सकती है। इससे छोटी संख्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है। और मुझको पता है H के अंदर जो है वो M और N का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। एक वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन बोलो। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर कर दोगे तो भी तो कोई ना कोई इंटीजर ही तो होगा, वाई स्क्वायर कर दोगे तो भी कोई ना कोई इंटीजर ही तो होगा। लेकिन अब चूंकि यहां डिग्री 1 दिख रही है तो हम एक कह सकते हो स्टेटमेंट के तौर पे लीनियर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ये बात से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। D इज द GCD ऑफ M comma N एंड आल्सो प्रेजेंट इन H। क्यों ऐसा हुआ यहां रीजन बता दे रहे, बिकॉज क्योंकि बिकॉज D इज स्मॉलेस्ट, because D is smallest integer, D is smallest integer of the form D ही वो सबसे छोटा इंटीजर है जो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? mx प्लस n y के फॉर्म में। D ही वो सबसे छोटा इंटीजर है जो इस फॉर्म में आएगा, इस बाकी सारे इंटीजर इससे बड़े होते चले जाएंगे। थ्योरम करवाए हैं बाकायदा। अगर ये कौन सा? हाँ, डी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डी हमेशा पॉजिटिव हुआ। GCD ही वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस फॉर्म में होगा और सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आप इन दोनों से क्रिएट नहीं कर सकते। कोई क्रिएट करने की कोशिश करोगे बढ़ा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझो सुनो, 6 का और 12 का GCD अपने लोगों को पता है कि GCD ऑफ 6 एंड 12 इज इक्वल टू कितना होता है? 6 होता है। पता है आप 6 और 12 का इस्तेमाल करके सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर अगर कोई बना सकते हो तो 6 ही बना सकते हो, इससे छोटा नहीं बनेगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अंतर आया कि नहीं आया? पॉजिटिव की बात करें, कोई भी बनाने की सोचो, कोई और पॉजिटिव नहीं बनेगा। अरे जनाब, वो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखे उससे कंफ्यूज हो रहे हो? कुल्लू लिख दो, तुम पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, सेंस वही मेरा चल रहा है। आई बात है, तुम लिखो लिखो लिखो, नहीं तुम्हें कंफ्यूज रहोगे। अच्छा ये यहां अटके हुए हैं, अरे ये राम राम, ये इनको हम वो GCD पढ़ाते वक्त ही ये बात बता दिए थे कि पॉजिटिव की बात लो। अभी संतुष्ट हो? ठीक है। नेगेटिव तो झौली भर का कहो बना दे। अरे तुमको करना क्या है, 6 के आगे नेगेटिव भरो, 12 के आगे नेगेटिव भरो, मोर नेगेटिव बनेगा। लड़का सदमे में है कल के बिजली के चमकने दमकने से ना, छोड़ना नहीं था तुम लोगों को पहले लिखना। सो इसलिए ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, सो ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, so due to closure property comma every multiple of D is also in H। अच्छा ये बताओ, अगर D H में है तो D प्लस डी यानी 2D भी किस में होगा? H में। D प्लस डी वो भी किस में होगा? H में। अच्छा अगर सोचो 2D H में है तो 2D का इनवर्स क्या होगा? -2D, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का है, वो भी किस में होगा? H में। इसका मतलब आप ये कह सकते हो D इज इन H, then every possible integral multiple of D is also in H। यानी आप D के जितने मल्टीपल तैयार करोगे वो भी किस में है? H में। तो तुम अपने दिमाग से सोचो, D खुद H में है, D के सारे पॉसिबल मल्टीपल भी किस में है? H में है। यानी अगर कोई सबग्रुप D से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दिमाग चलाना, अगर कोई सबग्रुप D से कंस्ट्रक्ट किया जाता है एडिशन ऑपरेशन के साथ, तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी से D का सारा इंटीग्रल मल्टीपल ही रखेगा कि कुछ और भी रखेगा? सारा इंटीग्रल मल्टीपल रखेगा। और आप कह रहे हो सारे इंटीग्रल मल्टीपल किस में है? H में है। यानी दिस इज द सबसेट ऑफ, ये आपने दिखा दिया। अब आप दिखा दोगे H इज द सबसेट ऑफ दिस, और बस आपका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो ये मिटा रहे हैं।
इसके बाद लिखना लाइन चेंज करके, एंड द सब ग्रुप जनरेटेड बाई डी इज इक्वल टू, ये है कौन, ये है ऑल पॉसिबल पॉसिबल all possible integral multiple all possible integral multiple of d। ठीक, सब ग्रुप जनरेटेड बाय डी कुछ और नहीं है, डी के जितने पॉसिबल इंटीग्रल मल्टीपल हो सकते हैं उन्हीं का कलेक्शन है। और अगर ये उन्हीं का कलेक्शन है तो इसका मतलब साफ सुथरी बात है कि अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय डी इज कंफर्मली विद द सबसेट ऑफ इसका कैपिटल एच। और वास्तविकता में कैपिटल एच कौन है, कैपिटल एच इज द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एम कॉमा। इक्वेशन नंबर 1 एक पार्ट हो गया मेरा कि हम जीसीडी के द्वारा जो सब ग्रुप तैयार होगा उसे सब ग्रुप जनरेटेड बाय एमएन में कंटेंट करा चुके हैं। अब उल्टा दिखाना रह गया है, इस सब ग्रुप को इसमें कंटेंट कराते हैं। चलिए लिखा जाए। अच्छा, कन्वर्स पार्ट में आना, लिखना लाइन चेंज करके, सिंस d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ m कॉमा n। d कौन है, जीसीडी है m और n का। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो इसका मतलब साफ सी बात है कि d इज द डिवाइजर ऑफ m, हाँ या ना। और एक और बात है, एंड d इज द डिवाइजर ऑफ n। अगर तुमको थ्योरम याद हो, if d is the divisor of a, d is the divisor of b, then d is the divisor of every possible combination of a and b। यानी कि this implies that d is the divisor of mx plus कितना ny for all x comma y belong to the integer set। कंफर्म है, नोट कर लो। अच्छा, अगर ऐसा हुआ फिर एक और बात दिमाग में आई, उससे ज्यादा आसान पहुंचेंगे। सोचो अगर डी इसको पूरा पूरा काट देता है तो इसका मतलब जब दिस अपॉन डी किया गया होगा तो कोई इंटीजर रिजल्ट में आया होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट mx प्लस एन वाई, या और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर स्मॉल p सच दैट, यहां एक इंटीजर स्मॉल p ऐसा आएगा कि हम लिख सकते हैं mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू p इंटू डी। सही कहा या गलत कहा? नहीं भाई, दिस अपॉन डी कट करके इंटीजर आया। अच्छा सोचो जैसे ऐसा हुआ आपको रास्ता मिल गया, ये किसका मेंबर है, एच का, और आर्बिट्री मेंबर है, हाँ या ना। तो आर्बिट्री मेंबर उठाओगे वो डी से डिवाइड हो ही जाएगा, और जैसे डी से डिवाइड हुआ तो जो भी डी से कटेगा वो डी का मल्टीपल होगा। इसका मतलब एच के अंदर में जो भी बैठ रहा है वो डी का मल्टीपल है, और डी के सारे मल्टीपल किसने अपने पास रखे हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय डी ने। यानी तय हो चुका है कि दिस इंप्लाइज दैट mx प्लस एन वाई बिलोंग टू द सब ग्रुप जनरेटेड बाय डी। सहमत हो कि नहीं? और ये मेंबर किसका है, एच का है, विच इज वेयर, या वेयर कर देते हैं, वेयर mx प्लस एन वाई इज आर्बिटरी मेंबर ऑफ कैपिटल एच। ये एच का आर्बिटरी मेंबर, नीचे वाली लाइन आएगी आएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट एच इज कन्फर्मली बी द सबसेट ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय डी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या दोनों बराबर हो गए, मेरा काम हो गया।
हम इसको जितना सही करने की कोशिश करते हैं उतना खराब होता है। आखिरी लाइन बोले, ये हो जाए तो यही इतना दिखाना था। हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है भी, ऐसा नहीं कि बहुत सही, इसको हम नहीं कह सकते, टेढ़ा मेढ़ा ही कहा जाएगा। ठीक, बोले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 H is equal to subgroup generated by D, यानी that is अर्थात the subgroup generated by M comma N is nothing, it is subgroup generated by GCD of M comma N, और लिख करके यही घेरा मार देना। अगर आप दो नंबर M और N से जनरेट हुआ सबग्रुप चाहते हो तो कुछ और नहीं, M और N के GCD से जनरेट हुआ सबग्रुप होगा। अब हाँ, एक और बात वहीं नीचे बता देना, यहां नीचे बता देना, वेयर, जहां पर ये तय है M कामा N बोथ बिलोंग टू द इंटीजर सेट Z, यानी हम ये जितनी बातें ये फार्मूला लिख रहे हैं ये इंटीजर के ग्रुप में लिख रहे हैं, किसी और ग्रुप की बात नहीं हो रही, ये इंटीजर के ग्रुप की बात हो रही है, किसी और ग्रुप में अलग तरीके से बात करेंगे। और पता है ये फार्मूला 3 पर भी वैलिड है, तो जो 12 18 45 है उसका जीसीडी कितना होगा, 3 होगा, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3 होगा। तो अब हम और नहीं करवा रहे, ये हो गया, मतलब बाकी के सारे हो गए। ठीक, चलो भैया, इसके बाद 42वां सब ग्रुप के सेंट्रलाइजर की बात होगी। पहले डिफिनेशन दिया गया होगा 42 हम लिख दे रहे हैं। इन्होंने कहा इफ, यदि कैपिटल H इज अ सब ग्रुप, कैपिटल H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कैपिटल G, देन हाँ 41 है, 41 कौन सा था वो, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप, दिखा पाए हो नहीं दिखा पाए हो, अच्छा वो लिखवाए हैं और प्रूफ भी करवा दिए हैं, प्रूफ नहीं कर... अच्छा ऐसा कर पाए हो कि नहीं खुद से, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, कर पाए हो ना, उसमें यही दिखाना पड़ेगा तुमको। देखो जो 41वां में से लिख दे रहे हैं रफली अंदाज में, क्या था यार तुम लोग बोल दो, प्रूफ थ्योरम कौन से नंबर की थी, 3.6, और थ्योरम 3.6 थी सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज अ सबग्रुप, इज अ सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी। कुछ नहीं है, सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो होगा वो ऐसे लोगों का कलेक्शन होगा सच दैट कि एक्स ए बराबर कितना हो ए एक्स, और जहां पर एक्स किसका मेंबर होगा, ग्रुप का, यानी ग्रुप के सिर्फ वो मेंबर आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करें। आपको दो बातें दिखानी है, पहली बात एक तो पहले कह दो इस सेट आपका कैसा होगा, नॉन एम्प्टी, जब तक ये नहीं कहोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, और आइडेंटिटी इसमें बिलोंग करेगा करेगा, तो E बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए ऑलवेज, दिस इंप्लाइज दैट सेंट्रलाइजर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब इससे दो मेंबर सुनो, या तो आप 1 स्टेप टेस्ट से आओ या तो 2 स्टेप से, किससे आओगे, 1 स्टेप से आओगे। तुमने एक ये भी किया होगा, इफ एलिमेंट का, इफ ए कम्यूटेड विद, भूल गए क्या, एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर बराबर होता है, अगर कोई एलिमेंट ए से कम्यूट करेगा तो वो एलिमेंट ए के इनवर्स से भी कम्यूट करेगा ही करेगा। तो 1 स्टेप से भी आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, 1 स्टेप से आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, कैसे, हम ले लें लेट एक्स x1
कॉमा x2 बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए। तो एक बात तो तय है कि x1 a इज इक्वल टू a x1 और x2 a इज इक्वल टू a x2। हाँ या ना? अच्छा, तो एक और बात यहीं पर लिख देते हैं, आल्सो या दिस इंप्लाइज दैट x1 अगर कोई एलिमेंट a से कम्यूट करता है तो a के इनवर्स से भी कम्यूट करेगा। ठीक, कोशिश करते हैं। x1 a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स x1। वैसे ना वो वाला ज्यादा आसान पड़ेगा तुमको, 2 स्टेप वाला, वो जल्दी जल्दी ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे? x1 x2 इसको ऑपरेट कराओ a से, और बराबर कितना आएगा x1 x2 a, इन्हीं का इस्तेमाल कर लो। दिस इज x1 पलट करके कितना हो जाएगा a x2, और फिर इन दोनों को एक साथ लाओ, एसोसिएटिविटी से पलट दो, कितना हो जाएगा a x1। यानी इफ x1 बिलोंग टू सेंट्रलाइजर x2 बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ड्यू टू क्लोजर होल्ड करके x1 x2 आल्सो बिलोंग टू सेंट्रलाइजर। अब आपको ये कहना है कि अगर x1 बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ a तो x1 का इनवर्स भी सेंट्रलाइजर ऑफ a में रहेगा ही रहेगा। ये कैसे दिखाओगे? x1 a इज इक्वल टू a x1 आपको मिला, अब क्या करें? x1 इनवर्स ऑपरेट करा दो। तो जैसे आप x1 इनवर्स ले जाओगे तो x1 इनवर्स x1 खत्म, केवल कितना बचा a बराबर, यहां से आया x1 इनवर्स a और यहां कौन x1, और उधर से किसको लेकर आओ x1 इनवर्स। क्लियर है? डन, ये कर चुके हो तुम लोग। तो चलो 41वां हो गया, 42वें की तरफ आ रहे हैं। 42वें में दे रहे हैं इफ कैपिटल H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन बाय द सेंट्रलाइजर then by the centralizer C of H we mean the set collection of those element of group such that XH is equal to HX for all H belong to the capital H। पहले तो इनको घेरा मार लो, ये एक डिफिनीशन है सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। चाहो तो लिख सकते, इट इज द डिफिनीशन फॉर सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। इट इज definition for centralizer of subgroup। पता है अब तक हम लोगों ने ना ग्रुप में एलिमेंट का सेंट्रलाइजर डिफाइन किया था। एलिमेंट का सेंट्रलाइजर उन लोगों का कलेक्शन होता है जो हैं तो ग्रुप के एलिमेंट, और इस एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो किसी सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर खोजना होगा तो सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर ग्रुप के वो मेंबर होंगे जो सब ग्रुप के हर मेंबर से कम्यूट करते होंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि आप सब ग्रुप के सारे मेंबर से कम्यूट करो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखना, हम लोग D4 में जानते हैं, D4 में एक सब ग्रुप बनता है R0, R90, R180 और कितना R270। आया ना? क्या ये एक सब ग्रुप है कि नहीं है? अगर मुझको इसका सेंट्रलाइजर निकालना हो तो सेंट्रलाइजर ऑफ दिस सब ग्रुप का मतलब है मुझको D4 से उन लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है जो यहां मौजूद सारे लोगों के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए। तो सोचो R0 खुद R0 से कम्यूट करेगा, इनसे रोटेशन एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो ये तो लोग आएंगे। तो इसका मतलब R0 R90 सबसे कम्यूट करेगा, R180 सबके साथ करेगा और R270 सबके साथ कम्यूट करेगा। अब बारी आती है H की, इसके साथ कम्यूट करेगा। R90 के साथ H कम्यूट करता है कि नहीं करता है? R90H HR90 बराबर होते हैं कि नहीं होते? हाँ, एक डी डैश कि वो R90 भी है, चेक कर लो टेबल।
R90V हाँ डी आता है, मतलब H इसके साथ कम्यूट नहीं करता। तो जैसे एक मेंबर के साथ कम्यूट नहीं करता, H यहां पर जगह नहीं पाएगा। H के बाद V देखो, VR90 और R90V, ये भी कम्यूट नहीं करता, V भी नहीं आएगा। इसके बाद HV के बाद D देखो, D वो भी नहीं करता और D डैश भी नहीं करता। यानी अब बाकी बचे हुए रिफ्लेक्शन इनके साथ कम्यूट नहीं कर। तो अगर इस सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर निकाला जाए तो कोई और नहीं, ये सब ग्रुप खुद आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो किसी सब ग्रुप के सारे मेंबर के साथ कम्यूट कर जाएं तो वो उस सब ग्रुप के सेंट्रलाइजर का हिस्सा हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, किसी सब ग्रुप में जितने मेंबर हैं, किसी सब ग्रुप में जितने मेंबर हैं, क्या वो खुद के साथ कम्यूट कर सकते हैं? अच्छा, कंफर्मेशन में हम एक बात कह रहे हैं, लेट कैपिटल H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, लेट कैपिटल H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, और हम एक गारंटी दे रहे हैं यहां पर कि कैपिटल H के जितने भी मेंबर हैं वो किसी और के साथ कम्यूट करें ना करें, लेकिन खुद कैपिटल H यानी आपस में कम्यूट जरूर करेंगे। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? हाँ, वापस सुनो, इत्मीनान से सुनना। कैपिटल जी कोई एक ग्रुप है, ठीक है, एच उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, एच उसका कोई है प्रॉपर सब ग्रुप है। तो अब हम कह रहे हैं कि कैपिटल एच के जो मेंबर होंगे, यानी फॉर H1 कामा H2 बिलोंग टू कैपिटल H के लिए, क्या H1 H2 और H2 H1 हमेशा आपस में बराबर होंगे फॉर ऑल H1 कामा H2 बिलोंग टू कैपिटल H के लिए? सही या गलत? कोई जरूरी नहीं है, किसी नॉन अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी नॉन अबेलियन हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये यहां पर भले ऐसा लग गया कि ऊपर मैंने सब ग्रुप लिया, उसका सेंट्रलाइजर पूरा पूरा वही सब ग्रुप खुद आ गया, लेकिन ये हर बार सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ? तो शुरुआत में एक चीज डिफाइंड हुई, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, और दोबारा सेंट्रलाइजर ऑफ एन सब ग्रुप। अब ये डिफाइन किया गया है, ठीक। कह रहे हैं प्रूव दैट सेंट्रलाइजर ऑफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, प्रूव दैट, प्रूव दैट, आप ये बात साबित कीजिए कि सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। ये लाइन भी घेरा मार लेना, ये याद रखना है, किसी भी सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर भी एक सब ग्रुप ही होता है। दिखा पाए नहीं दिखा पाए हूं? आया है नहीं आया है? नहीं आया? पहले तो ये कह दो ये सॉरी, ये नॉन इम्पटी होगा, ठीक। हाँ, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। सॉल्यूशन, क्लियरली, क्लियरली सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप डज नॉट इक्वल टू 5। क्यों? एज फॉर ऑल H बिलोंग टू द कैपिटल H, आपके सब ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए HE बराबर EH हमेशा होगा, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक। वेयर, जहां पर, वेयर E इज आइडेंटिटी, E इज आइडेंटिटी इन कैपिटल G। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ H। एक बात तो ये हो गई कि सेंट्रलाइजर ऑफ H कभी भी इम्पटी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि सब ग्रुप बनने की पहली कंडीशन ही वही है, सेट आपका नॉन इम्पटी होना चाहिए। आज बाहर धूप है ना, आज सुकून में हम लोग।
कभी कभी तो भगवान अभी सुकून दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो, अगर दिन का पानी बरसे तो भीगने में मजा बढ़ जाती है, रात वाले में नहीं। हमको पता है। हाँ क्या? अरे यार धूप निकली है ना। हाँ वो अलग बात है, कब बदल जाए। हमको पता है बारिश होने पे बाइक चलाने में बड़ी मजा आती है, लेकिन बस शर्त एक ही है, बिजली ना चमके। अब बिजली चमके मेरा कलेजा हिल जाता है, सही बता रहे हैं। एक बार हम आ रहे थे, हाँ फैजाबाद से कहीं से आ रहे थे, बाइक आ रहे थे, भयंकर पानी बरस रहा था और हम बाइक रोक नहीं रहे थे, कंटिन्यूअसली चला रहे थे। थोड़ी देर के बाद कंडीशन ये बनी, जब हम नजदीक आने के सुल्तानपुर की सीमा में घुसना चालू किए, तो ये बिजली ऊपर से वो उधर से, और ऐसा लग रहा है जैसे मैदान में ऐसे सीधे जमीन के अंदर से। गाँव में देखो ना अगर खेत वोत की तरफ, तो लगता है बस सीधे वहीं गिर ही रही है बिजली, तर तर चमक रही थी। हम सारे देवी देवता मना डाले, सुकून से घर पहुंचा, ऐसा ना हो कि पता चले एक हमारे ऊपर बने और घोस्ट राइडर बन करके टहलते हुए अपने घर पहुंचे, इस कंडीशन में ना जाए। लिखना नाउ लेट माना। अब आप दो एलिमेंट चुन लो, किसके? सेंट्रलाइजर ऑफ एच के। नाउ लेट ए कामा बी बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ एच। हम ये मान लेते हैं, माना ए और बी ऐसे दो एलिमेंट हैं जो सेंट्रलाइजर ऑफ एच में आते हैं। अगर ये सेंट्रलाइजर ऑफ एच में आते हैं तो इसका मतलब तय हो गया है, दिस इंप्लाइज दैट कि ए इंटू एच बराबर एच इंटू ए और बी इंटू एच बराबर एच इंटू बी। ये दोनों बात होल्ड होगी किसके लिए? फॉर ऑल एच बिलोंग टू द कैपिटल। मतलब ये हमारे सब ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन सब के साथ कम्यूट करेंगे ही करेंगे। तय हो गया? अच्छा, अगर ये तय हो गया, और देखते हैं नाउ अब ऐसे केस में तुम चाहो, वैसे अलग से दिखाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहां से अगर तुम इनवर्स लाओगे भी तो बी इनवर्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो जब बी इनवर्स के साथ डील करना ही है अलग से, तो हम ए इनवर्स के साथ अलग से डील कर लेंगे, दिक्कत ही नहीं। नाउ ए बी इंटू एच इज इक्वल टू, ए को इधर रोको, बी एच ड्यू टू एसोसिएटिविटी। क्लियर हुआ? और मुझको पता है बी एच बराबर कितना है? एच बी। तो ए और ये हो गया एच बी। अब फिर एसोसिएटिव लगाओ, तो ए एच को एक साथ करो और बी कहां गया? बाहर। और इनको फ्लिप करो, क्यों? क्योंकि ए एच बराबर कितना? एच ए। तो ये हो गया एच ए और ये बी, और एक्चुअल में ये है कौन? एच ए बी। और मुझको पता चलता है इफ ए कम्यूट विद एच, बी कम्यूट विद एच, देन ए बी आल्सो कम्यूट विद एच। किसके लिए? फॉर ऑल एच बिलोंग टू द कैपिटल एच। मतलब ये सब ग्रुप के सारे मेंबर से कम्यूट करता है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी आल्सो बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ एच। नोट कर लो। क्लोजर होल्ड कर गया, टू स्टेप टेस्ट में जा रहे हैं। कि कुछ गड़बड़ है क्या? सेंट्रलाइजर सुनो, सिर्फ एलिमेंट का नहीं है, तुम किसी की भी बात करो, थ्योरी जनरलाइज की जाती है महाराज। जब आप किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर खोज रहे हो, सोचो आप क्या खोज रहे हो, आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर, जैसे तुम अपने घर में रहते हो, ठीक, तुम अपने घर में सिर्फ उन मेंबर को, अपने घर में कहो या चलो अपने मोहल्ले को अपना ग्रुप मान लो, तुम अपने मोहल्ले में सिर्फ उन लोगों की तलाश कर रहे हो जो तुमसे बात करते हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर वालों से लाठी चलाए पड़े हैं कि क्या पड़े हैं, केवल तुमसे बात करते हैं, बस इतना उनका काफी है। लोग कहते नहीं है हमसे प्रेम से बात कर रहे हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे डकैत हो, हमसे प्रेम से बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप पर्टिकुलर अपने लिए काम करो, ये कहते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। तुम थोड़ा जनरलाइज कर लो, कह लो हम केवल उन्हीं लोगों से वास्ता रखेंगे जो मेरे घर से सही सलामत बिहेव करेंगे। तो घर से सही सलामत बिहेव करने का मतलब घर के हर मेंबर से जो सुकून से बात करेगा तुम ही उससे बात करोगे। तो आप सोचो, जो घर के सारे मेंबर से सुकून से बात करेगा, तो आप अपने लिए काम कर रहे हो या अपने बड़े सेट के लिए काम कर रहे हो? सेट के लिए। तो ऐसे में हम सेंट्रलाइजर किसका खोज रहे हैं? सेट का खोज रहे हैं। याद हो
अब कॉन्सेप्ट कैसे जनरलाइज किया जाए, इसी को जनरलाइजेशन बोलते हैं। अब तक हम लोगों ने सेंट्रलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रलाइजर फॉर अ सेट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सेट मेरा कौन है, ग्रुप का सबग्रुप है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को जो केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर काम कर रहा था उसको जनरलाइज कर दिया, किस पर, एक फैमिली पर जनरलाइज कर दिया। ठीक, और तुमको और बता रहे मीट्रिक स्पेस में तुम यही जनरलाइजेशन ऑलरेडी देख चुके हो। तुम पढ़ते हो डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई, पढ़ते हो कि नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और बाद में हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, होता है जनरलाइजेशन। तो ये कभी नहीं है कि डिस्टेंस केवल 2 पॉइंट के बीच में आती है, डिस्टेंस 2 सेट के भी बीच में आती है, सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में। और सेम कंडीशन, सेंट्रलाइजर सिर्फ एलिमेंट का है ये कोई जरूरी नहीं, नेबरहुड जो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट का भी होता है और नेबरहुड किसी सेट का भी होता है। डिपेंड करता है आप उसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कैसे कर रहे हो। तो अभी कंफ्यूजन दूर हुई। तो हम यहां जिसकी बात कर रहे हैं, यहां हम सेंट्रलाइजर किसका खोज रहे हैं, कहां गया यार, एच का खोज रहे हैं। अब थ्योरी आज भी वही है, थ्योरी ये है कि जब आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर खोजते हो तो आप ग्रुप के उन मेंबर्स को खोज रहे हो जो ए के साथ कम्यूट करें। सेंटर में आपके कौन है, ए है, इसीलिए आपने कहा सेंट्रलाइजर ऑफ ए। ठीक, सेंटर में होने का मतलब है कि आपके थॉट में कौन है, ए है, कि जो ए के साथ कम्यूट करेगा उनको छांट करके रख लेंगे, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रलाइजर ऑफ ए। अब आपने क्या किया, आपने एलिमेंट की बजाय एक सेट पकड़ लिया, सेट के अंदर में एलिमेंट बैठे हैं H1 H2 H3 H4, 4 एलिमेंट हैं। अब आप कह रहे हो जो तुम लोगों के साथ कम्यूट करेगा उसको इकट्ठा करेंगे, किसके साथ, तुम लोगों, 4 ही लोग हैं, H1 H2 H3 और H4। तो आप क्या करोगे, ग्रुप का पहला मेंबर चेक करोगे, इसके साथ कम्यूट किया, अभी नहीं आएगा, दूसरे के साथ करे, तीसरे से, चौथे से। तो अगर ग्रुप का एक मेंबर उठाया, वो चारों के साथ कम्यूट किया, अलग रख लो। फिर ग्रुप का दूसरा मेंबर उठाओ, चारों के साथ कम्यूट किया, अलग रख लो। फिर उठाओ, चारों के साथ कम्यूट किया, अलग रख लो। तो इस तरह ग्रुप में जितने मेंबर हैं, जितने भी मेंबर है, सबको 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे, क्या इन चारों के साथ कम्यूट कर रहे कि नहीं। जो मेंबर इन चारों के साथ कम्यूट करेगा वो पास हो गया, उसको हमने अलग रख लिया। तो ऐसे लोगों का जो झुंड आया वो एक सेट आया कि नहीं आया। और मैंने कहा ये सेट किसके साथ कम्यूट कर रहा है, H1 के साथ, H2 के साथ, H3 के साथ और H4 के साथ। तो बार बार आप 4 मेंबर थोड़ी कहोगे, आप कहोगे इस सेट में जितने मेंबर हैं वो सब के सब किसके साथ, H के मेंबर के साथ कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये लोग H के क्या कहलाएंगे, सेंट्रलाइजर कहलाएंगे। और कंफ्यूजन बताओ। हाँ, नहीं, सेंटर अलग कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप का मतलब होता है कि उन लोगों को इकट्ठा करना जो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ कम्यूट कर रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा करना जो ग्रुप के सारे लोगों के साथ कम्यूट करें लेकिन उसी परिवार में खोजे जाते हैं। समझ पाए, सुनो सुनो सुनो, जब आप कहते हो सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, आप ये कहते हो तो आप किसका सेंटर इकट्ठा कर रहे हो, जी का। तो जी के वो मेंबर, जी के वो मेंबर जो पूरे जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट करें वो सेंटर ऑफ जी होगा। तो अगर आप सेंटर ऑफ एच कहते हो तो सेंटर ऑफ एच का मतलब है जी के मेंबर ना आने वाले, इसमें किसके मेंबर आएंगे, एच के ही मेंबर, लेकिन एच के वही मेंबर आएंगे जो एच के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करें, क्योंकि एच के सारे मेंबर आपस में एक दूसरे से कम्यूट करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। जैसे एच में मैंने 4 मेंबर ली, H1 H2 H3 और कौन, H4। मैंने H1 को देखा, खुद से तो कम्यूट करेगा करेगा, इसके साथ कर भी सकता है, नहीं भी कर भी सकता है, नहीं भी कर भी सकता है, नहीं भी। अगर H1 ने सबके साथ कम्यूट कर लिया तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा, सेंटर का। H2 ने सबके साथ कम्यूट कर लिया, किसका हिस्सा है, सेंटर का। लेकिन H3 और H4 ने कम्यूट नहीं किया तो ये लोग सेंटर में नहीं जाए। मैंने तो ग्रुप का चेक ही नहीं किया, आज मैंने केवल किसका चेक किया, सब ग्रुप, क्योंकि हम इसी का सेंटर खोज रहे हैं। पता है, आप कहते हो ना सेंटर ऑफ फैमिली, तो इसका मतलब है जो आपके परिवार में है बस उन्हीं की बात कर रहे हो। जब आप सब ग्रुप का दायरा बांध दिए हो कि सब ग्रुप के बाहर नहीं जाएंगे, तो सब ग्रुप के बाहर ग्रुप का दायरा है, उसके मेंबर ना देख रहे हो आप केवल किसके देखो, सब ग्रुप। तो सेंटर ऑफ एच का मतलब है केवल एच के मेंबर की निगाह में रखना, और सेंट्रलाइजर ऑफ एच का मतलब है उन मेंबर्स को निगाह में रखना जो भले एच के हो या ना हो लेकिन एच के मेंबर के साथ मेल भाव रख सके, यानी एच के मेंबर के साथ कम्यूट कर सके। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। सेंटर में सिर्फ उसी परिवार में निगाह होगी, बाहर नहीं होगी।
सेंट्रलाइजर तलाश करने में बाहर वालों पर भी निगाह होगी, हमसे हमारे घर वाले भी प्रेम से बात करें, और मेरे घर के बाहर जो लोग हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, लेकिन ये फैमिली के भी टुकड़े होते हैं, ये तो मानते हो, दादा बाबा का परिवार पूरा मिला लो और अपना इंडिविजुअल परिवार मिला लो, ठीक, मतलब मम्मी पापा शहर रह रहे हैं, तुम लोग उनके साथ रह रहे हो, वो भी तुम्हारा परिवार है, लेकिन जो गांव में छूट गए हैं वो भी तो तुम्हारा परिवार है, तो वो पूरा जब लोग है तो वो ग्रुप आपका है, और जब ये लोग है तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपका कौन हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो जब आप सेंटर ऑफ सब ग्रुप इकट्ठा करते हो तो आप घर के बाकी लोगों जो बाहर छूट गए हैं उनको नहीं देखते, केवल इनको देखते हो, और जब आप सेंट्रलाइजर आप इकट्ठा करते हो तो आप सबको देखते हो जिसके जिसके आप हिस्सेदार हो। तो सेंट्रलाइजर बड़े पैमाने पे खोजे जाते हैं, सेंटर छोटे पैमाने पे खोजा जाता है। क्लियर हुआ? और कंफ्यूजन है बालक? हो गई दूर कंफ्यूजन? लाजमी है ये कंफ्यूजन बनना, क्योंकि चीजें हैं ही ऐसी, समझना तो पड़ता ही है इनको। अच्छा, हाँ ये हो गया। अब आते हैं नाउ। नाउ क्या करना है? हाँ, इफ यदि ए बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ एच, तो दिस इंप्लाइज दैट ए एच बराबर एच ए फॉर ऑल एच बिलोंग टू द कैपिटल एच। ए किसका मेंबर है? ए किसका मेंबर? ग्रुप का। लिख देना आगे, ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। मैंने फॉर ऑल ए नहीं लिखा है, सिर्फ उन्हीं ए की बात हो रही है जो एच के साथ, सारे एच के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, लेकिन वो कहां से खोजे जा रहे हैं? ग्रुप से। वो यहां से, अच्छा ग्रुप का है तो इनका हो भी सकता है और नहीं भी, और इनका है तो ग्रुप का तो होगा ही होगा, इसीलिए बड़ी जगह पर खोज रहे हैं। कहां पर? ग्रुप पर खोज रहे हैं। अच्छा अब सोचना, अब हम लोग एक काम करते हैं, नाउ इधर से और उधर से दोनों साइड से इकट्ठे ए इनवर्स लगा देते हैं, तो ए इनवर्स ए एच ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एच ए ए इनवर्स। ये बात हमेशा सही होगी किसके लिए? फॉर ऑल एच बिलोंग टू द कैपिटल। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अच्छा, इन दोनों को एक साथ कर लो भैया, तो ए इनवर्स ए के साथ क्या देगा? आइडेंटिटी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी एच ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों को एक साथ कर लो, क्या आया? आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स एच किसके लिए? फॉर ऑल एच बिलोंग टू द कैपिटल एच, और ए इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल जी। तो ये बताओ, ए इनवर्स भी एच के सारे मेंबर के साथ कम्यूट कर गया, इसका मतलब कंफर्म है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ एच। और टू स्टेप टेस्ट से सेंट्रलाइजर ऑफ एच क्या बन चुका है? सब ग्रुप बन चुका है। लास्ट लाइन वही लिख देना। आप किसी का सेंट्रलाइजर हो, आप किसी का सेंट्रलाइजर हो, आप सेंटर बन जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी का सेंट्रलाइजर होना और किसी का सेंटर बन जाना, इन दोनों में फर्क होता है। सेंट्रलाइजर होने का मतलब है आप उस घर में कुछ पर्टिकुलर लोगों से जुड़े हुए हो, सेंटर बनने का मतलब है आप उस घर में सबसे जुड़े हुए हो। ये एक बड़ा दायरा, बड़ा फर्क तय होता है। यहाँ पर हम तुमसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ यही होता है अक्सर, हम इस बात को समझते हैं खूब अच्छे से, हम अपने स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन जब मेरा स्टूडेंट हमको कोई कार्ड वार्ड देता है ना, सर हमारे यहाँ शादी पड़ी हुई है या हमारे यहाँ कोई और फंक्शन पड़ा हुआ आइए, अपन नहीं जाते। रीजन है ना, हम तुमसे बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से, हम तुमसे कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे घर वालों से कम्यूट कर पाएंगे, इस पे मेरे को हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। हम अपने स्टूडेंट से जितना ओपन, उनके घर वालों से नहीं। उनके घर वाले अगर हमसे पूछें ये लोग ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, सब ठीक है सब ठीक, इससे ज्यादा हम बोल ही नहीं पाते। हाँ एक बार एक गार्जियन को मैंने बोला था, वो आए कहे कि ये पढ़ने आते हैं, वो लड़का बड़ा दुष्ट था, पढ़ने नहीं आता। मैंने कहा ये आपको बेच के गट्टा खा जाएंगे, सीधा स्टेटमेंट उनको पास किए थे। कहे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम क्या, आप इनसे पूछिए ये कै दिन क्लास आते हैं, या क्लास आते हैं तो बाहर मटरगस्ती करते हैं, घूमते रहते हैं, उसके बाद उनको हमारे आगे 2-3 घंटा जड़ दिए खूब अच्छे से, विधिवत तरीके से। तो सेंटर बनना खतरनाक होता है, ना ही बना जाए अच्छा है। हाँ लिख देना, बाई टू स्टेप टेस्ट, बाई टू स्टेप टेस्ट, by two step test, centralizer of H must be a subgroup of G, must be a subgroup of G।
जो सेंट्रलाइजर होता है उसमें ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं, सेंटर में कम आ सकते हैं। सेंटर सेंट्रलाइजर का सबसेट हो सकता है। अब कन्फर्मली होता है ये अभी हम नहीं कहेंगे, ये हम बाद के लिए छोड़ दे रहे हैं, यही किताब सिखा देगी आगे कन्फर्मली होता है कि नहीं होता है। ठीक, इधर गौर करना। जैसे अभी मैंने D4 की बात की थी, D4 में लोग होते हैं R0, R90, फिर R180, इसके बाद फिर कौन होता है R180 के बाद R270, फिर कौन होते हैं H, B, D और D डैश, ये होते हैं। ठीक, अगर हम इसका एक सब ग्रुप निकालें H, ये रोटेशन वाला R0, R90, R180 और R270, ये मैंने निकाल लिया। अब हम सेंट्रलाइजर ऑफ H निकाल लेते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ H। तो सेंट्रलाइजर ऑफ H क्या हुआ, ये सारे के सारे लोग खुद ही चले आए, तो सेंट्रलाइजर ऑफ H इज नथिंग, इट इज अगेन कैपिटल H। हाँ या ना, मैंने इन लोगों से नहीं देखा, इनसे देखा, इनमें से कौन कौन है जो इनसे कम्यूट करेगा, और पता चला इतने लोग कम्यूट करेंगे। अच्छा, अब जरा सेंटर ऑफ H निकालो, सेंटर ऑफ H कौन आएगा? हाँ, सेंटर में कौन आएगा ना, पूरा का पूरा H आएगा जनाब। H का सेंटर मांग रहे हैं ना, H के सेंटर में ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप का सेंटर वो खुद होता है, कोई और नहीं होता उसका, तो खुद कौन आएगा? H। अब गौर करो, सेंट्रलाइजर भी कौन? H, सेंटर भी कौन? H। भयंकर कंफ्यूजन। सेंट्रलाइजर ऑफ H इज द सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ H, ये भी सही लिख रहे हो तुम, और सेंटर ऑफ H इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ H, ये भी सही लिख रहे हो तुम। हाँ या ना, क्योंकि कोई भी सेट अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, और दोनों तो बराबर आए हैं। कौन सा नीचे वाला ज्यादा सही है? अभी कुछ ना डिसाइड करो। अरे वक्त हम गलत भी तो बता सकते हैं, भावनाओं में बह करके कभी कभी गलत बोल जाए, क्या हमको ना याद, तुम जानो। अगला सुनो, अब वापस आओ, सुनो, अब D4 पे बात करो, D4 पे, अभी तुमको पता चल जाएगा, हम दोनों लिख दिए हैं। D4 पे बात करो, सेंट्रलाइजर ऑफ D4, सेंट्रलाइजर ऑफ D4 का मतलब है D4 के इस, अब यही आपका ग्रुप है, यही आपका सब ग्रुप है ना, वो लाइन याद करना, तू ही घर द्वार तू ही चूल्हिया नेवार, सारा काम इसी में होगा अपना। अब इनके वो मेंबर जो सबके साथ कम्यूट करते हैं, है सबसे पहले कौन? R0, और फिर कौन? R180। हाँ या ना, सेंट्रलाइजर ऑफ D4 और कोई नहीं आएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ D4 वो भी कौन है? R0, R180। अब बताओ, ये तो फिर बराबर आ गए। क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजर और सेंटर दोनों हमेशा बराबर होते हैं? सेंट्रलाइजर और सेंटर दोनों हमेशा बराबर होते हैं? नहीं, रुको, अब फिर एक और बनाते हैं, एक और हम लोग बनाए थे, 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप बनाए थे, अगर याद हो तो ना, कैपिटल H, चलो इसको हम कह देते हैं H, K कह देते हैं, कैपिटल K। ये बताओ, टेक अ रोटेशन दैट इज R0, हाँ या ना, एंड टेक अ रिफ्लेक्शन H, सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, और ये अबेलियन है, तो अगर आप सेंट्रलाइजर ऑफ K निकालो, सेंट्रलाइजर ऑफ K का मतलब उन लोगों को तलाश करो जो इनसे कम्यूट कर जाए, सारे लोगों से कम्यूट कर जाए। मुझको पता है R0 से सारे लोग कम्यूट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, यहां से उन्हीं मेंबर को उठाना है जो इनमें से सबसे कम्यूट कर जाए, तभी सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप आएगा। तो यहां जितने मेंबर बैठे हैं वो सारे R0 से कम्यूट कर जाएंगे, तय बात है। लेकिन यहां से क्या सारे के सारे मेंबर H के साथ भी कम्यूट कर जाएंगे? नहीं करेंगे, तो बोलो इसका सेंट्रलाइजर ऑफ K आप कैसे निकालोगे? हाँ, सेंट्रलाइजर ऑफ K क्या आएगा? एक तो आपको मिल गया R0, R0 इज दैट मेंबर ऑफ द ग्रुप, अब पढ़ने का तरीका ही बदल दो, R0 इज दैट मेंबर ऑफ ग्रुप विच कम्यूट विद R0 एंड H बोथ, दोनों से करेगा। इसके बाद फिर हम उठा लेते हैं अगला, और वहां से उठाओ, ये बताओ R90 करेगा? नहीं करेगा। क्या R180 करेगा? R180 कम्यूट विद दिस, R180 कम्यूट विद दिस, हाँ या ना, बिकॉज R180 इज द सेंटर मेंबर, वो सेंटर का मेंबर है, तो इसका मतलब R180 आएगा कि नहीं आएगा? मानते हो? और H भी आएगा कि नहीं आएगा?
और कोई नहीं आएगा। सहमत हो कि नहीं? ये है सेंट्रलाइजर ऑफ दिस सब ग्रुप। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ दिस सब ग्रुप और सेंटर ऑफ दिस सब ग्रुप। और सेंटर ऑफ सब ग्रुप अगर निकालें तो ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप अपना खुद का सेंटर होता है, नथिंग, इट इज अगेन के। और तुमको कुछ नजर आ चुका होगा, सेंटर में H है, R0 है, R180 नहीं है। इट इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ, और प्रॉपर सब ग्रुप है, और प्रॉपर सब ग्रुप है। इसका मतलब कभी भी अंधे मुंह ये नहीं बोल देना है, अंधे मुंह कह रहे, औंधे मुंह ये नहीं बोल देना है कि सेंट्रलाइजर ऑफ एनी सब ग्रुप, सॉरी, सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ, उल्टा बोल रहे हैं यार, हम खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, रुको। सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप एंड सेंटर ऑफ अ सब ग्रुप, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि अब दिखा चुके हैं, बराबर वाले भी दिखा दिए और जहां पर नहीं होता वो भी दिखा दिया। हाँ, एक बात आपको बार बार मिल रही है, center is the subgroup subset of centralizer of H. Center of subgroup is the subset of centralizer of subgroup। ये आपको बार बार मिल रहा है। अब कितना सही कितना गलत वो आगे लगाने पे पता चलेगा। हम अभी भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरी तरफ से अभी भी कोई कमेंट नहीं है। नहीं, हम काहे माने? हाँ, हम एलिमेंट के लिए लिखाए होंगे महाराज। अच्छा, ये सीधा खेल रहे हैं, एलिमेंट में हो गया तो हम सब ग्रुप में भी कर देंगे। हम लोग बीएससी में जब थे, बड़ी खराब आदत थी, बीएससी में अगर एक दो एग्जाम्पल लिए, सब में बराबर आ गया, तुरंत कहते थे सब में बराबर होगा। जैसे अभी दो उठाए थे ना, दोनों में बराबर बराबर आ रहा था। हम लोग बीएससी में जब थे तो कहते थे सब पे बराबर होगा, अब आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही काम खत्म करो। जब एग्जाम्पल मिलता था तो कहते थे हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। वो दिमाग लगाते ही नहीं थे, बस खाली चलते। हाँ, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पढ़ाया गया था हमारे बीएससी के टाइम पे। ना सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट की बात हुई थी, ना सेंटर ऑफ ग्रुप की बात हुई थी, कुछ बातें नहीं हुई थी, बस हवा हवाई बातें थी। हाँ, पढ़ाया गया था। आज जितना पढ़ाया जाता है सेमेस्टर वालों को, उससे लाख दर्जा बेहतर पढ़ाया गया था, ये कहते हैं अभी भी ना। लेकिन ये को इतनी थ्योरम इतनी थ्योरम इतनी थ्योरम बोझ दी जाती थी, एप्लीकेशन पार्ट नहीं होता था, तो समझ में भी नहीं आता था। हवा हवाई वाली बातें होती थी, उसी हवा हवाई वाली बातों में हाँ अपने मतलब की बात हम लोग निकाल लेते थे। बस कह सकते हो कि प्यास लगी हुई हो तो एक गिलास पानी भी मिल जाए वो भी बड़ी बात मान ली जाती है। रहने दो बच्ची, वो खत्म भी हो गई होगी, हाँ, छोटी हो गई। हाँ, तो वो लास्ट लाइन लिखे कि नहीं, बाई टू स्टेप टेस्ट, वो लास्ट लाइन लिख दिए। अच्छा, इसके बाद फिर 43वां, मस्ट द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप बी अबेलियन। 43वां एग्जाम्पल 43, तुम हाँ बोल दिया है ना। मस्ट द must the centralizer must the centralizer of an element must the centralizer of an element of a group be abelian। आपने ये तो साबित कर दिया कि जो सेंट्रलाइजर होता है किसी एलिमेंट का, अभी सब ग्रुप की नहीं बात कर रहा, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, उसके बारे में आपने ये साबित कर दिया किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर एक सब ग्रुप होता है। तो सब ग्रुप होता है तो दो कैटेगरी होगी, या तो अबेलियन या तो नॉन अबेलियन। क्या कंफर्म है कि वो अबेलियन होगा ही होगा, या कोई एक काउंटर एग्जांपल है जिसमें आप उसको नॉन अबेलियन कह सको? किसमें? हाँ, R180 का पूरा D4 आएगा। ऊपर एक न्यूमेरिकल कराया गया है, ठीक। सेंट्रलाइजर ऑफ R180, चूंकि R180 सेंटर में बैठा है तो इससे सारे लोग कम्यूट कर जाएंगे, इज इक्वल टू D4 which is non abelian, so it is not necessary। क्लियर हुआ? निपटा दो वहीं पर।
और आसान बताएं, और आसान बताएं। R180 हटा दो बस खाली। और आसान, लेट कैपिटल G बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप। माना कैपिटल जी कौन है? नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक। देन सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी, हाँ या ना? अब अगर आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर निकालोगे कुछ और थोड़ी आएगा, वापस कौन आएगा? कैपिटल जी, अगेन नॉन अबेलियन, ठीक। यहीं पर हो जाएगा नॉन अबेलियन। दोनों सही है, दोनों याद रख लो। क्या फर्क पड़ रहा है? पहला वो, दूसरा ये। ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात की है, नीचे मैंने किसी भी नॉन अबेलियन ग्रुप की बात कर दी है। आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर कोई और नहीं, पूरा ग्रुप चलाएगा, और पूरा ग्रुप ही कैसा है? नॉन अबेलियन। तो जवाब रहेगा नो, नो। सेंट्रलाइजर किसी एलिमेंट का अबेलियन हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रुप का जो सेंटर होगा वो पक्की बात है कैसा रहेगा? अबेलियन। अगला सवाल वही होगा ना, मिटा दें। 43 के बाद 44वां सवाल। 44वें में क्या करें हैं? मस्ट द सेंटर ऑफ अ ग्रुप बी अबेलियन। मस्ट द सेंटर ऑफ अ ग्रुप बी अबेलियन, क्वेश्चन मार्क। कंफर्म है? यस। रीजन बता सकते हो? हाँ हाँ, वही थ्योरेटिकल ही है इसका, ठीक। कि सेंटर ऑफ जी जो होता है ये उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ कम्यूट कर सकते हैं। तो जब सारे मेंबर के साथ कम्यूट करते हैं तो ये भी तो उसी में से आए हैं, तो खुद के साथ भी कम्यूट करेंगे, और जो खुद के साथ कम्यूट करे वही कौन होता है? अबेलियन। लिख लोगे ना? हम ना लिखाएं? धन्यवाद तुम लोगों को इसके लिए। एक तो लड़का हमसे कहा सर कोई तो चैनल बता दीजिए जिस चैनल पे वो IIT जैम का अलजेब्रा वगैरह पढ़ पाए सही सलामत। उसको हम कहे तो कहा सर हम आपका देखे बहुत लंबे लंबे वीडियो होते हैं, हम इतने लंबे लंबे नहीं देख पाएंगे। हम कहे हम समझ गए बेटा, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन फ्री रहो, 2-4 किताबें होंगी उसी से तुम अपनी जिंदगी काट लेना, चलेगा। कौन सा? अब ये हम काहे कह रहे टिकटॉक वाले हैं, कम से कम सोच रहा है IIT जैम का, यही बड़ी बात है। लेकिन सोचो मतलब हमको कभी कभी ना ये सोच करके एक तरफ आता है कि लोग क्यों इतने शॉर्टकट पे आते हैं। बहुत सीधी सी फंडा है कि अगर आप वो किरचॉफ का नियम यही तो है कि जो भी आपका एब्जॉर्बर होता है अगर वो गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर होगा। कोई अगर सोखता बड़ा अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है निकालता भी बड़ा अच्छा है, यही किरचॉफ का नियम है, ठीक। बैटरी अगर जल्दी चार्ज हो रही है खर्च भी उतनी ही जल्दी होगी। तो अगर आप ये किरचॉफ वाले नियम में आ रहे हो कि आप बड़े जल्दी 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 जल्दी, क्या हुआ? ऐसा नहीं है, तुम हमसे शर्त लगा लो। हाँ, कितना चलता है? 10 घंटे चलता है, ठीक है। और अगर ये धीमे धीमे चार्ज हो नोकिया की तरह तो ये 5 दिन चलेगा। ये मान लो जो बैटरी जितने तेजी से चार्ज होती है ड्रेन भी उतने तेजी से होती है, बस इतना अंतर क्या है? तुमको क्या लगता है चार्ज हो गया 20 मिनट में, ड्रेन हुआ है 7 से 8 घंटे में, तो तुमको ये 20 मिनट और ये 8 घंटे के कंपैरिजन में ये बहुत कम नजर आता है। फैक्ट यही है, किरचॉफ का नियम कभी भी गलत नहीं हो सकता। किरचॉफ का नियम बना हुआ है तो वो सही के लिए बने। एवरी गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, ये नियम हर जगह पर लागू है। बैटरी जल्दी 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 चार्ज होगी तो इसका मतलब जल्दी 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 खाली भी होगी। हाँ, ये डिफरेंस आपको लगता है बहुत ज्यादा है। नोकिया 1600 1 घंटे 2 घंटे में चार्ज होता था बेचारा,
बड़े मुश्किल से पिन लगा दो, उसके बाद चार्ज होता रहे। आओ देखो, एक काटी हुई है, आधे घंटे बाद आओ, दो काटी हो गई है, फिर ने काटी गिनते थे, और अगर एक काटी है उसमें तो कहते थे समझ वाले चल जाएगा। सोचो, बैटरी में तुम्हारी बैटरी 15% पे तुमको अलार्म बजा देगी ना, योर मोबाइल डिस्चार्ज। हाँ हाँ, नहीं उस पे हम लोग गेम खेलते थे, स्नैक मैनिया। ये ना कहो गेम नहीं खेले हैं। किसका? अभी हम क्या बोले? एवरी गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर। आपने उस पर फंक्शन बढ़ाए हैं, उस फंक्शन को बढ़ाने के बाद आपने उसको करंट पे एडॉप्ट, उसका एडॉप्टर आपने बहुत अच्छा कर दिया कि वो बड़े तेजी के साथ एडॉप्ट कर रहा है हर चीजें, चार्ज जल्दी हो रहा है। ठीक, फिजिक्स वालों की भाषा में और अच्छे से बोलेंगे, मैथ वालों की भाषा में बस सिंपल सा एक नियम है, चार्ज जल्दी हो रहा है, खर्च भी जल्दी होगा। धीमा चार्ज करोगे धीमा चार्ज, धीमा खर्च होगा। अगर आप धीमे 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 अच्छा सीख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप किसी और से बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। जल्दी सीख लिए, जल्दी सीखने का मतलब कट कॉपी पेस्ट वाला। अगर हम तुमको ये गैलियान ना पढ़ाएं, तुम ईमानदारी से मान करके चलो, हम तुमको गैलियान नहीं पढ़ाएंगे, तुम गैलियान का सवाल नहीं लगा सकते। ये तुमको फील हुआ गैलियान के न्यूमेरिकल को देखने के बाद कि इसके न्यूमेरिकल कितने आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप शुरू से लगा रहे हो, बीच में आसान 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 आया, अचानक से एक ऐसा न्यूमेरिकल आया कि ऐसा लगा कि बस हमको कुछ आता ही नहीं है, वहां से आप डंप हो गए। लेकिन अलजेब्रा जिस लेवल पे सिखाते हैं, इसके बाद डमिट एंड फुटे का नंबर आता है, आप सीधे डमिट एंड फुटे नहीं लगा सकते। और अगर आप भाई बीएससी वाली किताब से या वो जो यूनिक वाली पब्लिकेशन वाली आती है सूरज सिंह वाली, हम उसको लगवा दें, तुमको बड़ी जल्दी जल्दी आ जाएगा। इसके लगा पाओगे? मेरे ख्याल से लगाए भी होगे कुछ, उसके उसके सवाल कुछ लगाए हो, कुछ जल्दी जल्दी बनते होंगे। ठीक, लेकिन यहाँ यहाँ आप थक जाओगे, अंतर आता है। तो ताज्जुब इसी बात का होता है, डेविड सीले का लीनियर अलजेब्रा पढ़ो, मुझको बहुत अच्छी किताब लगती है डेविड सीले। मतलब हर एक चीज बड़े करीने से सजा करके रखे हैं। एल्सवेयर पब्लिकेशंस की लीनियर अलजेब्रा आती है, उसको पढ़ो, बहुत अच्छा लिखे हुए हैं। इसके बाद एक आती है उनकी, देखो, चार्ल्स डी मेयर, वो बहुत अच्छी किताब लिखी गई लीनियर अलजेब्रा। लेकिन जितनी अच्छी लिखी गई, पढ़ने के लिए टाइम भी उतना ही अच्छा लेगी। लेकिन उतना अच्छा टाइम लेने के बाद आपको लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ाओगे तो आपको खुद भी मजा आएगा पढ़ाते में। और यही हाल रियल में होता है। रियल पढ़ चुके हो ना, लेकिन रियल का क्वेश्चन बना रहे होगे जब आईआईटी जैम का, तो एक आध क्वेश्चन में मुश्किलें अभी भी आती होंगी कि नहीं आ रही हैं। अच्छा, अभी ट्राई नहीं किए हो, जब ट्राई करोगे तब। हाँ, अब जो लिखा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 11 में काम आता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 11 तुम कर सकते हो। 45वां न्यूमेरिकल, 45वें के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट आ गया होगा तो नहीं करेंगे। लेट कैपिटल जी, लेट कैपिटल जी बी एन अबेलियन, बी एन अबेलियन, बी एन अबेलियन ग्रुप, बी एन अबेलियन ग्रुप with identity small e, with identity small e, ठीक, and let n be some fixed integer, and let n be some fixed integer, fixed integer, n be some fixed integer. Prove that, prove that the set of all elements, the set of all elements, the set of all elements of capital G, of capital G that satisfy the equation, that satisfy the equation, that satisfy the equation x to the power n is equal to identity is a subgroup, is a subgroup of capital G. अगर इसी को ऑप्शन में बनाया जाता, ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पर, तो ये बनता कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप, बी एन अबेलियन ग्रुप, ठीक, कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप, ठीक, एंड स्मॉल ई बी
आइडेंटिटी इन कैपिटल जी, और स्मॉल ई आइडेंटिटी है किसमें, ग्रुप कैपिटल जी में। तो ऐसे केस में देन पहला H1 is equal to collection of x belong to the capital G such that x to the power 10 is equal to identity। ठीक। दूसरा H2 is equal to x belong to the capital G such that x की power 20 is equal to identity। Third, H3 is equal to collection of x belong to the capital G such that x की power 30 is equal to identity। और लास्ट में चौथा लिख देता H4 is equal to collection of x belong to the capital G such that x की power 40 is equal to identity। बना दिया। अब इसके बाद ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is oblique R true। नीचे कौन सा सही ऑप्शन होगा। अब वो पहला ऑप्शन दे रहा है H1, H2 is subgroup of G but not other two। ये आ नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, बाहर हो गया होगा, आ रहा है ये भी, बट नॉट अदर टू। ठीक। इसके बाद फिर बी में फिर वही बदल देता है H2, H3 सब ग्रुप ऑफ G बट नॉट अदर टू। सी में ऑल आर दी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G और डी में नन ऑफ दिस। लगा दिया चार ऑप्शन, वो सामने लिखा हुआ है आंसर। एन बी द फिक्स्ड इंटीजर, एन कोई एक चुना गया इंटीजर है जो कि फिक्स है, वो फिक्स कर दिया गया तो तय बात है x की पावर 10 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, x की पावर 20 आइडेंटिटी, x की पावर 30, ये सारे फिक्स्ड इंटीजर है तो ये सारे के सारे सब ग्रुप बना लेंगे। अब अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो ये खटाखट लग जाएगा, अदरवाइज आप 1 बाय 1 चेक करोगे, हाँ या ना। तो लिखना चाहोगे इसको या चले कौन सा, वो सीधा। लेकिन फिर ये याद रखना, इसको भूलना मत, ठीक है। हाँ, ये भूल जाओगे तो बवाल है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। मैक्सिमम केसेस में लोग इसको चेक कर रहे होते हैं, ये चेक नहीं किया जाता, ये उसी के दम पे खेला जाता है और वो एक थ्योरम है एक हिसाब से। लेकिन शर्त वही है, कैपिटल जी क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। ठीक। मिटाएं, उसको मिटा दे रहे हैं, लिखोगे नोट कर दो। नहीं, याद रख सकते हो, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला काम नहीं। हाँ, रॉकेट साइंस का काम नहीं है उसका कोई। हर दिन मेरे को लगता है, हाँ मेरे को हर दिन लगता है आज का दिन कैसे बीत गया है। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए लगता है ना, अगर आप उस पर्सनालिटी में जी रहे हो कि हम जो सोचते हैं वही नहीं होता है तो आपको हर दिन यही लगेगा। अब मेरे साथ ये, हम जो सोचते हैं वो कतई नहीं होता है, तो इसलिए हम हर दिन इसी एक घटना को जी रहे होते हैं। हाँ, ये हम मानते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, कोई दिन ऐसा बीतता है जैसे लगता है ये दिन तो कभी और गुजर चुका था, डिट्टो ऐसा ही गुजर चुका था, ये फील आता है। और या ये आज जो घटना घटी थी ये मैंने कभी सपने में देखी थी या कभी एक बार ऐसा हो चुका है, ये वाला फील। ये लगता है कभी कभी यार हम लोग इसी गोले के हैं कि कहीं और के, ये दुनिया पूरा केवल और केवल एक छलावा है और कुछ नहीं है। तब कॉन्सेप्ट याद आता है ना। और मेरे साथ ऐसा ना कम से कम 4 से 5 बार हुआ है, जब मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई मुझको लगा ये डिट्टो यही चीज तो हुई थी, अलग कुछ नहीं, डिट्टो यही हुआ था। हाँ नहीं, हम जब एमएससी की क्लास पढ़ाने जाते हैं, अब ठंडी आ रही है
तो एमएससी की क्लास जब हम पढ़ाने जाते हैं तो मेरी क्लास लगती है 1:45 से लेकर के 2:30 बजे तक। और अभी 2 दिन क्लासेस ऐसी आएंगी जिस 2 दिन की क्लास में हम पढ़ाएंगे 2:30 बजे से लेकर के 3:15 तक। 2 क्लासेस ऐसी रहेंगी 2:30 से 3:15। ये 2 दिन तुम लोगों को हम बता देंगे। कल कल नहीं है 3:15। 5 नहीं है, तुमको 5 कहां से नजर आया नालायक? 3:15। हाँ हाँ, थर्सडे और सैटरडे 2 दिन ऐसा होगा जिस दिन हम 3:15 पे छुट्टी पाएंगे। तो तुम लोग यही 3:15 पे हाजिर रहना। हम उधर चौक डस्टर रखेंगे, उसके तुरंत बाद आएंगे। 3:20 तक हम यहाँ पर हर हाल में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो उतने का ही लॉस होगा, चल जाएगा। अब ये 2 दिन ऐसे होते हैं ना, जिस दिन हम आज जैसे अभी ये वाली चल रही है, इसमें हम जाते हैं यार, कब गए और कब आए पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे टाइम बस मेरी क्लास में भाग रहा है बड़े तेजी के साथ। पढ़ा क्या रहे? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी। कुछ खत्म होता ही नहीं, कुछ नहीं खत्म। एक दिन गए तो केवल नेसेसरी पार्ट करवाए कॉसी क्राइटेरिया का, दूसरे दिन गए तो सफिशिएंट में 3 लाइन बच गई, और तीसरे दिन आज गए तो उसका सवाल करवा रहे थे तो सवाल में लास्ट की 4 लाइन बच गई। अब छोड़ना पड़ रहा है, वो बृहस्पतिवार को कंप्लीट होगी। सुनो, ये कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं लेट कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप। आप ये मान लीजिए कैपिटल जी कोई एक अबेलियन ग्रुप है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो उन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए जो किसी फिक्स्ड इंटीजर के लिए, एन कोई एक फिक्स्ड इंटीजर है, किसी फिक्स्ड इंटीजर के लिए जब वो इस इक्वेशन में रखे जाते हैं तो आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब वो एलिमेंट इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन बन जाते हैं। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब ऐसे में कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं किसी पर्टिकुलर एन के लिए, वो लोग खुद क्या बनाते हैं? सब ग्रुप बनाते हैं। चलो साबित कर देते हैं फटाफट। आया है कि नहीं आया है? आ गया है सबका? आ गया है तो हम नहीं करवा रहे थे। नहीं आया है? नहीं आया, रुको तब हम 2 मिनट में ऐसे लगा दे रहे हैं यार, 2 मिनट में ना, काहे के लिए रजा। सुनो, लेट capital H is the collection of x belong to the capital G such that x to the power n is equal to identity। ये मैंने मान लिया। ठीक, where जहां पर n be any fixed integer ये हो गया। अब आप सबसे पहले ये कहो ये नॉन एम्प्टी है, तो क्लियरली स्पष्टता क्लियरली e to the power n always is equal to identity। मानते हो इस बात को? this implies that e belong to the h implies that h does not equal to 5। ये आपने कह दिया। अब इसके बाद now let a comma b belong to the capital H। दो एलिमेंट ले लो, अगर ये दोनों कैपिटल H के हैं तो इसका मतलब this implies that a to the power n कितना? आइडेंटिटी। b to the power n कितना? आइडेंटिटी। हमेशा सही होगा। अच्छा, नाउ ए बी टू दी होल पावर एन करो और चेक करो क्या ये उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या ए बी की होल पावर एन आइडेंटिटी आएगा कि नहीं? क्योंकि ग्रुप कौन है? अबेलियन है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर, कोई तकलीफ? अबेलियन होने के नाते कर पाए, अदरवाइज ये ना कर पाते। ठीक, तब हम ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी एन टाइम्स लिखते हैं। अब मुझको पता है ए की पावर एन कितना? आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी। यानी दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग टू द कैपिटल एच। क्लोजर होल्ड कर गया। अब आ जाओ इनवर्स वाले में। ठीक, फॉर ए बिलोंग टू कैपिटल एच, ए हमने लिया कैपिटल एस से, फॉर ए बिलोंग टू कैपिटल एच ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों साइड का क्या ले लो? इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज दैट ए टू दी पावर एन का होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स, दैट इज अगेन आइडेंटिटी। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये इंटरचेंज हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स टू दी होल पावर एन इज आल्सो कितना? आइडेंटिटी। और अगर इनवर्स की पावर एन आइडेंटिटी आया तो ए इनवर्स भी उसको सेटिस्फाई किया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल एच। क्या 2 स्टेप टेस्ट से एच सब ग्रुप बन गया कि नहीं? डन। बाय 2 स्टेप टेस्ट एच बी एस सब ग्रुप। बाय 2 स्टेप टेस्ट एच बी, एक मिनट, एच बी एस सब ग्रुप। ये गोच दें। अब बताओ, नहीं ना 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 ना, ना। something to the power n is equal to identity, that not implies that something order is n।
किसी एलिमेंट की पावर n करने पर आइडेंटिटी आ रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर n ही है, समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ओमेगा टू दी पावर 15 ऑलवेज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो क्या इसका ऑर्डर 15 थोड़ी होगा। इसका एक मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि द ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज द डिवाइजर ऑफ 15। अब ओमेगा का ऑर्डर 15 का डिवाइजर होगा और पक्की बात है ओमेगा का ऑर्डर कितना होता है 3 इज द डिवाइजर ऑफ 15। अब अगर ओमेगा का ऑर्डर 15 रहा होता, जैसे हम कहते हैं 15th रूट्स ऑफ यूनिटी, ये इकाई का 15वां मूल है, ठीक, तो ओमेगा का ऑर्डर कितना हो जाएगा 15 एंड 15 इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ 15। काम बन गया अपना। अभी क्लियर हुआ। तो वो तुम ऑर्डर वाले को ना लेकर के जाना, वो गड़बड़ी है। अब ये नोट कर लो, तुरंत आगे बढ़ जाए। हो गया। दो मिनट बच्ची रोक, तुम इसको खाली कर दो, बहुत चौक हो गई इसमें। कि आप ऐसे लोगों से ना टकरा जाओ जो एकदम से अपनी ही बात लेकर के तुले पड़े हो, जो हम कह दिए वही ब्रह्म वाक्य है, सही है। और टीचिंग एक ऐसी क्वालिटी है, क्वालिटी क्या, इसको आप ऐसा प्रोफेशन कहो, ऐसी क्वालिटी कहो, कुछ भी कहो, टीचिंग आपकी क्वालिटी है। अगर आपको आती है, आपका प्रोफेशन है, अगर आप मन से करते हो, मन से नहीं करते तो नहीं है। यहां हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि आपने जो आज पढ़ाया है और अपने मन से अगर आपने कुछ बोल दिया है वो गलत हो सकता है, और जिस दिन वो आपको मिल जाए ना, आप खड़े हुए के क्लास में उसको एक्सेप्ट कर लो, भैया ये चीज गलत हो गई थी। उसमें लीपा पोती करना चालू किए तो भिठौरे पे लीपने से जिंदगी नहीं चलती है, और आप वही काम कर रहे हो। हमको याद है तुम्ही लोगों की बैच में तो मैंने 3-4 चीजें सुधारी हुई हैं, तुम्ही लोगों की बैच में सुधारी हुई, और जबकि सोचो वो मेरी गलती नहीं है, वो एक्चुअल में किताब की गलती है कि वो वही लिखते हुए चले आ रहे हैं। हाँ, जब मैंने किताबें बदली, सोचो हम उस दौर में जब रियल पढ़ा रहे थे तब हम 6-6, 7-7 किताब रख करके पढ़ा रहे थे, लेकिन सारी इंडियन राइटर थी, मैंने फॉरेन राइटर नहीं टच किया था उस दौरान। बाद में जब मैंने फॉरेन राइटर टच करना शुरू किया तो पता चलता यार ये तो गड़बड़ी पैदा हुई पड़ी हुई है, तो मैंने सुधारा वहां पर, और सुधारा तब जाकर के चीजें बदलती। तो हम खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं भैया ये चीजें ऐसी गलत हुई हैं, या ऐसा हो जाएगा, और उसी में लिखना चालू करो। नहीं मैंने उस सेंस में बोला था, मैंने उस सेंस में बोला था, तो भैया तुम एक काम करो, तुम निकल लो, तुम दूसरे गोले के रहने लायक, तो इस गोले के नहीं, तब तबाही के दिन है। सेकंड पार्ट इसका जो था, सेकंड पार्ट था गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप कैपिटल जी। गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप कैपिटल जी। आप किसी ऐसे ग्रुप का एग्जांपल दीजिए इन विच, जिसमें कि किसी ऐसे ग्रुप का एग्जांपल दीजिए जिसमें कि इन विच द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी that satisfy the equation x square is equal to identity does not form a subgroup of G, does not form a subgroup of G। किसी ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल दो जिसमें उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं, उनका कलेक्शन ग्रुप नहीं बनाता है। इसका मतलब अबेलियन में तो आप साबित कर चुके हो, अबेलियन में तो बनाएगा, नॉन अबेलियन में ही खोजना बाकी है, और सबसे नजदीक कौन है, D4। खत्म बात। D4 में कौन कौन आया था जो इसको सेटिस्फाई करेगा, टेक D4, ठीक। देन कैपिटल S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ कौन कौन, सबसे पहले R0, फिर R180, सीरियल में आया R0 का स्क्वायर R0, R180 का स्क्वायर R कितना आइडेंटिटी, इसके बाद H, फिर V, फिर D और फिर D डैश। बस ये वो लोग हैं, ठीक, यहां मौजूद। देन कैपिटल S इज इक्वल टू दिस, ठीक। देन फॉर ऑल x belong to the capital S, x square is equal to identity, result will be R0। लेकिन आपको पता है ये एक सब ग्रुप नहीं बनाता है, लिखे हो यही,
बस ठीक है, यही काम खत्म। ये नोट कर लो, इसके बाद अगले पर आते हैं। ये कौन है? CSI नेट, स्विगी, इंस्टामार्ट। ये स्विगी वाले का है, हमको याद करने लगते हैं ना, हम इनसे कुछ खाना मंगाए ना कुछ। बहुत आता है ना। हाँ, हम भी कभी नहीं किए हैं, तब भी आता रहता है उसका। बड़ी थकान लगती है उससे, मतलब थकान इसलिए लगती है ना, देख के लालच लगती है, वो खाने का फोटो लगा देता है साथ में, वो बड़ा खराब लगता है। हाँ, स्विगी है, अब नहीं है। वो डिब्बा लेके जो टहलते नजर आते थे, बंद कर दिए सुल्तानपुर में। यार सब सुल्तानपुर छोड़ के चले जा रहे हैं, हम लोग क्यों हैं? हम लोग भी चलो चलते हैं, मिटाएं। इसमें लिख देना क्लियरली कैपिटल एस इज नॉट अ सब ग्रुप। पता है ना क्या फेल करेगा? पता है क्लास फेल करने वाला क्या होगा? क्लोजर। ठीक, तो वो सब दिखाने की जरूरत नहीं, उतना जान रहे हो, सफिशियंट। अगला न्यूमेरिकल लिखें तो बताओ। सपोज स्मॉल a बिलोंग टू अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 5। 46वां, 46। सपोज सपोज स्मॉल a belong belong to a group. Suppose small a belong to a group and order of element a is equal to 5. Prove that, साबित कीजिए, prove that the centralizer of element a is equal to centralizer of a cube. ये कह रहे हैं अगर किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर 5 हो गया तो उस एलिमेंट का और उस एलिमेंट की थर्ड पावर का सेंट्रलाइजर आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, फाइंड एन एलिमेंट, फाइंड एन एलिमेंट, फाइंड एन एलिमेंट स्मॉल a फ्रॉम सम ग्रुप, फ्रॉम सम ग्रुप, किसी ग्रुप से एक एलिमेंट ए को फाइंड आउट कीजिए फ्रॉम सच दैट, जो इस प्रकार हो, सच दैट कि ऑर्डर ऑफ ए तो 6 आए लेकिन एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब हो। कहने का मतलब ये सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं कि ये बात केवल ऑर्डर 5 वालों के लिए ही सही है और के लिए सही नहीं है। मतलब किसी भी ग्रुप में अगर एलिमेंट का ऑर्डर 5 आपको मिल जाता है तो उस एलिमेंट का सेंट्रलाइजर और एलिमेंट की थर्ड पावर का सेंट्रलाइजर आपस में बराबर होगा, लेकिन 5 से हट करके ये बात सही नहीं होगी, इसीलिए उसने जस्ट बात कितने पर निकालने को कहा है? 6 पर। अब ये बताओ ये हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, फर्स्ट पार्ट किए हो, कैसे दिखाए हो? हाँ हाँ, और नहीं आया, इधर नहीं आया ना। जानते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाए होते बहुत जल्दी होता, थोड़ा सा दिमाग लगाए होते। एक रिजल्ट साबित किए हो एक न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम नंबर मेरे ख्याल से 30 के आसपास थी, 34-35 कोई होगी, जिसमें तुमने साबित किया है सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू दी पावर के। ये 34-35 के आसपास होगी। कौन सी है? 35। तो फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 35 बी गेट दिस। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, और ये कोई भी इंटीजर है तो इसका मतलब एक बात तो तय होगी, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यू, क्योंकि आप किसी भी इंटीजर के लिए कह रहे हो। अब एक काम दिखाना है, इसका एलिमेंट उठा करके ए से कम्यूट करा दो, बात खत्म, दोनों बराबर हो गए। ऑर्डर कितने पे? 5। और 5 पर ही कम्यूट कराना है और 6 वाले पर दिखाना है कोई एग्जाम्पल सोच करके। चलें, करें? चलो, ऑप्शन में जानते हो कैसे बनता है? ऑप्शन में ऐसे जान लो कैसे बनेगा। वो केवल कह देगा इन अ ग्रुप कैपिटल जी द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। सेंट्रलाइजर ऑफ ए is equal to centralizer of a cube, centralizer of a does not equal to centralizer of a cube,
centralizer of A is equal to centralizer of A to the power 7, centralizer of A does not equal to centralizer of A to the power 7, लिख दिया उसने। अब ऑर्डर उसने क्या कहा है, जैसे ये लेट स्मॉल a बिलोंग टू द कैपिटल G, और कैपिटल G को वो कह रहा है ग्रुप, ठीक, सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 5, देन पहला, या विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। नीचे लिखी गई बातों में कौन सी कन्फर्मली सही है? पहली बात सुनना, फर्स्ट, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यू, पहला तो ये लिखा। दूसरा उसने लिखा सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू दी पावर 4, ये लिखा। थर्ड उसने लिखा सेंट्रलाइजर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू दी पावर 3, और इसके बाद उसने फोर्थ लिखा सेंट्रलाइजर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू दी पावर 4। अब क्या हुआ? कंफ्यूजन बारिश के मौसम से? हाँ, खुल के बोल सकते हो तुम लोग, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, वो नहीं, मम्मी मेरी बता देंगे, दीदी बता देंगे, और नल खुला हुआ है ना। अब इनमें से कौन सा सही मारे, कौन सा गलत? पहला सही और दूसरा पता नहीं, दूसरा सही ना। किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर बराबर होता है, हाँ या ना? एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर बराबर होता है। अगर एलिमेंट ए का ऑर्डर 5 है तो इसमें ए की पावर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं ए की 5 मिलेगा, और ए की 5 कौन? आइडेंटिटी, तो ए का इनवर्स कौन है? ए की पावर 4 माने तो एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर आपस में बराबर होता है, हाँ या ना? गलत हुआ? हाँ, तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे और ये दो सही हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन में कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अब ये पहली वाली बात ऊपर वाली साबित की जाएगी, और ये वाली बात जो हम लोग जानते हैं उसी के आधार पर लिख दी गई है। वैसे ना एक बार एक काम करो, 2 मिनट वीडियो रोक लो और बाहर का मौसम एक बार देख लो अपने हिसाब से। हाँ, कौन सा? तुम्हारे देखने से क्या होगा, इन लोगों को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर ये मिटा दे उधर वाला, इसकी जरूरत तो खत्म। नहीं, शाम के टाइम की बारिश में एक डर तो लगती है, जैसे दिन में आप कहीं पर फंसे हुए हो, नहीं भी बंद होगा, आप थोड़ी देर रुक करके इंतजार करो, नहीं बंद हो रहा है, आप चल दोगे। शाम की बारिश में तुम रुक के इंतजार नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने रुक के इंतजार करने की गलती की तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। मेरे को शाम की बारिश में ये फील आता है कि शाम की बारिश में आप बिल्कुल मत रुको, आप चल रहे हो, आप चलते रहो। कुटेम की बरसात है महाराज, अगर ना बंद हुई ना, आप और अंधेरा कर रहे हो घर पहुंचने में। कौन? हाँ, तब नहीं, कहाँ 10 मिनट बाद रुक गया था, हम निकले थे बाइक लेकर के, पूरा भीग करके आते हैं। हाँ, अच्छा, हम एक बार दीदी के लेने गए स्कूल, उधर पानी बरसा था, हम रेन कोट वगैरह पहन लिया, ऐसे टोपा वोपा लगा लिए, बाकायदा रेन कोट पहन के अब बाइक से आ रहे हैं। किनाई पहुंचे, इधर भयंकर धूप निकली हुई थी, हम रेन कोट पहने हुए हैं, बाकी लोग हमको देख रहे हैं। इतनी शर्म महसूस हुई कि हम भीगते भीगते आ रहे हैं, ये लोग ऐसे धूप में हैं और सब हम ही को देख रहे हैं रेन कोट पहने हुए। अंदर में गर्मी लगने लगी, हम कहे यार 2 मिनट पे घर है, भागो यहाँ से, घर जो होगा देखा जाएगा। टोपा लगाए हुए ऐसे। सॉल्यूशन, काश एलियन ही होते। लिखना, ये 35वां न्यूमेरिकल था ना, पक्की बात है। हम लिख रहे हैं फ्रॉम प्रॉब्लम 35, फ्रॉम प्रॉब्लम 35, द सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू द पावर के। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग टू द ग्रुप, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए, एंड के बिलोंग टू द इंटीजर जेड, और के आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये सबसेट वाला दिखा दिया, तो इसका मतलब यहां से सो सेंट्रलाइजर ऑफ ए
इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ a टू द पावर, क्योंकि आपने कहा है k बी एनी इंटीजर। इक्वेशन नंबर 1। क्या हुआ अर्पित, ऐसे क्यों देख रहे हो बहुत चकड़िया करके? गलत है? साइन गलत है? ऐसा लग रहा है, बताओ कहां? तुम्हारे लगने से वो गलत थोड़े होगा, साबित कर चुके हैं। अब अगला काम क्या किया जाए? a की पावर 3 के सेंट्रलाइजर से एलिमेंट निकालो और उसको a के साथ क्या दिखा दो? कम्यूट दिखा दो। लिखना लाइन चेंज करके, ठीक। लेट माना लेट स्मॉल x बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ a क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा, जैसे आपने कहा x a क्यूब का सेंट्रलाइजर में है, तो इसका मतलब x a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब x लिखा जा सकता है। x a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब x। फिर देखना, इसका मतलब अब उस बात का इस्तेमाल करो जो आपको दिया गया है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 5, सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे a टू दी पावर 5 किया जाएगा, रिजल्ट में क्या चढ़ेगा? आइडेंटिटी चढ़ेगा। और दिस इंप्लाइज दैट, लेकिन इनका इस्तेमाल करें कैसे? इनका इस्तेमाल इसी चालाकी में करें। a क्यूब आपको पता है, तो आप इसको ब्रेक करो दो हिस्से में, a की पावर 3 इंटू a की पावर 2, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3 इंटू a टू दी पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट a की पावर 3 इज नथिंग, इट इज a की पावर माइनस। सहमत हो कि नहीं? क्योंकि अब a की पावर 3 आपका कोई काम करने वाला नहीं है, तो a की पावर 3 कौन हो गया? a की पावर माइनस 2 हो गया। इनका इस्तेमाल करो, यूजिंग इट कर भैया इस्तेमाल। क्या बनेगा? x a की माइनस 2 इज इक्वल टू a की माइनस 2 x लिखा जा सकता है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब लिया, तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में क्या खुद ए क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा, ठीक। हाँ, वो एलिमेंट खुद। लिखना, सिंस, लैंग्वेज लिखो, सिंस ए क्यूब बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब, सिंस ए क्यूब बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब, एक बात। और दूसरी अभी अभी आपने निकाली है, एंड ए क्यूब इज इक्वल टू ए की माइनस 2। क्या समझ में आया? दिस इंप्लाइज दैट ए की माइनस 2 बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब। हाँ या ना? मानते हो? और आपने एक और माना है, एंड स्मॉल x बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब, आपने ये भी माना है। सही है गलत? ये तो हम लोग मान करके चल रहे हैं। और किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर एक सब ग्रुप होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों का प्रोडक्ट भी उसी में होगा कि नहीं होगा? यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x a की माइनस 2 बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब। सहमत हो कि नहीं? और x a की माइनस 2 अगर इसमें बिलोंग कर गया तो ए क्यूब से कम्यूट करेगा। कौन? x a की माइनस 2 ए क्यूब से कम्यूट करेगा। क्या तुमको x a बराबर ax नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? यानी अब हम इसके बाद लिख सकते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट x a की माइनस 2 इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू x a की माइनस 2। सही लिखा या गलत लिखा? अच्छा, फिर दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों को तुम कर दो एक साथ। जैसे तुमने इन दोनों को एक साथ किया, ये बना x इंटू ए की माइनस 2 ए क्यूब, एसोसिएटिविटी से इज इक्वल टू, जरा इनका हाल बताओगे? इनका हाल ए क्यूब x और इंटू ए की माइनस 2। लेकिन ये बताओ x किस में है? सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में। ए क्यूब किस में है? सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में। आपस में कम्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x a ये हिस्सा इज इक्वल टू, ये पलट दो,
तो एक्स ए क्यूब इंटू ए की -2, यानी एक्स ए इज इक्वल टू, सेम आ गया, ये तो सेम दे दे रहा है ना। लास्ट वाले पे एसोसिएटिविटी लगाएं, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। लास्ट वाले पर एसोसिएटिविटी लगाएं ज्यादा, क्योंकि हमको पता है एक्स ए की -2 कहीं पर दिखाए हैं, ये एक्स ए की -2 इज इक्वल टू ए की -2x। हाँ, ये बचाना पड़ेगा यहां पर। सुनो सुनो, इसको हम लोग लिखें ए क्यूब एक्स ए की -2, और इसको पलट देंगे ए क्यूब इंटू ए की -2x, और ये बन गया एक्स ए इज इक्वल टू, ये दोनों एक साथ लेकर के आए ए एक्स। इसका मतलब x वो एलिमेंट है जो a के साथ क्या कर गया, कम्यूट कर गया, यानी दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ a। लेकिन x आपने लिया कहां से था, a क्यूब के सेंट्रलाइजर से, ठीक। वेयर, यहां पर लिख देते हैं वेयर x इज द मेंबर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ a क्यूब, तो दिस इंप्लाइज दैट सेंट्रलाइजर ऑफ a क्यूब इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ a। इक्वेशन नंबर, अब तक कोई माने थे पहला वाला, वो 1 माने थे, तो इसे 2 मान लो, और फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सेंट्रलाइजर ऑफ ए बराबर सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब। लेकिन सोचो ये सारी घटना तुम इसलिए कर पाए हो क्योंकि ए का ऑर्डर कितना दिया था, 5। वो ना दिया होता तो आप ये सब काम ना कर पाते। नोट कर लो। आप दूसरा हिस्सा बताओगे, कह रहे हैं दूसरे हिस्से में कि आप एक ऐसा ग्रुप का एलिमेंट सर्च कीजिए जिसका ऑर्डर 6 हो। ग्रुप का एक ऐसा मेंबर सर्च कीजिए जिसका ऑर्डर 6 हो, और उसके लिए आप ये बात साबित कीजिए। क्या था उसका हिस्सा, क्या था न्यूमेरिकल का, हाँ, सेंट्रलाइजर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब आई। आप इनके लिए साबित कीजिए। कहां से लाओगे, पता है नॉर्मली तुम इधर जितने ग्रुप देख रहे हो अभी जो पढ़े हुए हो उसमें तुमको लगभग सारे अबेलियन मिलेंगे जिसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। भाई आप 6 रूट ऑफ यूनिटी में जाओगे, अबेलियन है, कोई बवाली नहीं उधर का, सबका सब चला आएगा। इसके बाद आप जाओगे Z6 में, वो भी अबेलियन आपका आएगा। तो पता है कंस्ट्रक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, आज तक डाईहेड्रल के बारे में सुनते आए हो, D3 D4 D5 D6 चुन लो, क्योंकि जैसे आपने D6 चुना उसमें 6 रोटेशन और 6 रिफ्लेक्शन मिलेंगे आपको, और एक 360 भागे 6 36 R60 जो आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, R60। आपको 6 ऑर्डर का एलिमेंट लाना है। दिमाग ये चलाओ कि आपसे कह रहा है आप ग्रुप का ऐसा एलिमेंट चुनिए जिसमें एलिमेंट का ऑर्डर कितना निकल करके आ जाए, 6 निकल करके आ जाए। वो आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचने से अच्छा है हम लोग बात कर लें किसकी, D6 की। D6 में 6 रोटेशन आएंगे और 6 रिफ्लेक्शन आएंगे, और हर रोटेशन कितने डिग्री का होगा, 360/6 यानी 636, यानी इनिशियल स्टार्टिंग आपकी कहां से होगी, R60, और ऑर्डर ऑफ R60 आपका कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 636 360 आइडेंटिटी दे रहा है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका एलिमेंट ए। और सोचो इसकी पावर 3 करोगे तो इसकी पावर 3, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी एक तरफ बैठा है R60, और R60 की पावर अगर आपसे कोई 6 मांगे तो R180। हाँ अच्छा, हम पावर 6 का लगा रहे हैं 3 पर, R0 का के लिए। अच्छा हाँ वहां पर, हाँ सॉरी, R60 की पावर 3 इज इक्वल टू R180। हाँ या ना। अब आपको दिखाना है इसका और इसका सेंट्रलाइजर बराबर नहीं होगा, और हाँ इनका सेंट्रलाइजर बराबर नहीं होगा। रीजन सुनो क्यों नहीं होगा, ये बताओ मैंने किसकी बात की है, D6 की। D6 में 6 इवन है या ऑड है, इवन है, तो इसके सेंटर में कौन कौन आएगा, R0 और R180। तो इसका मतलब R180 से कौन कौन कम्यूट करेगा,
सारे लोग कम्यूट करेंगे, यानी द सेंट्रलाइजर ऑफ R60 टू दी पावर 3 इज नथिंग, इट इज होल D6। जबकि क्या R60 से सारे लोग कम्यूट करेंगे? नहीं करेंगे, बराबर नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई। समझ पाए? हाँ, यही काम अपने को करना पड़ेगा। फटाफट बोल दे, लिख लो, बोले। टाइम तो अभी अपने पास होगा ना? नहीं है ना, नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते ना मौसम की वजह से। तुम एक बात लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? टेक D6, वर्डिंग सुन लो ऐसे, टेक D6 इन विच R60 हैज ऑर्डर 6। मतलब तुमको ये लैंग्वेज लिखनी है। रुको यार, हम ऐसे छोटा सा लिखा दे रहे हैं बहुत शॉर्ट में। टेक D6 in which order of R60 is equal to 6, ठीक, and R60 की पावर 3 is equal to R180। तो सेंटर ऑफ D6 is equal to R0 और R180। अब ये तो याद रहेगा क्यों मैंने ये सेंटर कह दिया, क्योंकि नीचे वाली ये संख्या क्या है? इवन है, ठीक। सो इसलिए द सेंट्रलाइजर ऑफ R180 यानी इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ R60 की पावर 3 इज इक्वल टू होल D6, बट सेंट्रलाइजर ऑफ R60 डज नॉट इक्वल टू D6। आगे रीजन लिख देना, एज रिफ्लेक्शन डज नॉट कम्यूट विद R60। काम खत्म हो जाएगा, ठीक। इतने पर इसको रोक दो। मौसम ऐसा है ना, अभी अंधेरा जल्दी होगा, ऐसा नहीं कि अंधेरा उतने टाइम तक 7 बजे तक उजाला नहीं दिख रहा है। 6:30 से अंधेरा अपने आप